उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिल्पी है, पत्रकार रही हूँ, फिलहाल पत्रकारिता पढ़ाती हूँ। आज हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य शिवपूजन सहाय की 60वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन 1963 में पटना में उनका निधन हुआ था। तब राजेंद्र बाबू ने उन पर एक संस्मरण लिखा जो साप्ताहिक हिंदुस्तान के शिवपूजन सहाय अंक में छपा था। उसके एक महीने बाद राजेंद्र बाबू भी नहीं रहे और उसके एक माह बाद राहुल सांकृत्यायन जी का देहावसान हो गया। इन तीनों व्यक्तित्व का आपस में बड़ा आत्मीय और सम्मानजनक रिश्ता था। शिवपूजन जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना आदर्श पुरुष मानते थे और उन पर 1932 में उन्होंने एक अभिनंदन ग्रंथ का संपादन भी किया था। राजेंद्र बाबू पर भी उन्होंने दो अभिनंदन ग्रंथों का संपादन किया। 1961 में उनके गहरे मित्र निराला और उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा जी का निधन हो गया, जो उम्र में उनसे 25 साल छोटे थे। ये केवल साहित्यकारों के नाम ही नहीं, हिंदी साहित्य और समाज का एक पूरा युग है जो आज भी हमारा पाथेय बने हुए हैं। आज हम हिंदी साहित्य के एक बड़े रिक्त स्थान की पूर्ति का विमोचन देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच साहित्य और कला संसार की महान विभूति, प्रसिद्ध कवि, कला समीक्षक और चित्रकार प्रयाग शुक्ल जी उपस्थित हैं, जिनकी निरंतर सक्रियता हमें विस्मित भी करती है और प्रेरित भी। मैं उनसे मंच पर आने का अनुरोध करूंगी। मीनाक्षी जी से मेरा अनुरोध है कि वो प्रयाग जी का स्वागत करें। विशिष्ट वक्ता के तौर पर उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के विद्वान, अंग्रेजी और हिंदी पर समान अधिकार रखने वाले लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षक प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे मैं मंच पर आने का अनुरोध करूंगी और संजय नारायण जी से मेरा अनुरोध है कि वो प्रोफेसर त्रिवेदी का स्वागत करें। वरिष्ठ कवि आलोचक सविता सिंह जी हमारे बीच हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और उनके स्वागत के लिए मेरा अनुरोध आरती रंजन जी से है कि वो उनका स्वागत करें। शुक्रिया। सप्तपदी के वचनों से बंधी अपने पतियों की गृहस्थी में जिन्होंने तन मन के समर्पण के साथ प्रवेश किया और ताउम्र उनकी निजी और साहित्यिक जिम्मेदारियों के भार का वहन करती रहीं, जिन्हें साहित्य के हाशिए पर भी स्थान नहीं मिला, उन कर्तव्यनिष्ठ स्त्रियों के जीवन को सहेजने और पुस्तक के तौर पर संकलित करने का जो कष्ट साध्य काम स्त्री दर्पण ने किया है, वो सराहनीय है और विमल जी इसके लिए हम सभी के प्रशंसा के भागी हैं। मैं सविता जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्त्री दर्पण की गतिविधियों और उसकी जो पत्रिका है स्त्री लेखा, उन सब से उनसे हमें अवगत कराएं। हेलो। मंच पर उपस्थित प्रयाग जी, हरीश जी और आप सभी, ये सचमुच बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्त्री दर्पण की शुरुआत फेसबुक पर कुछ लोग मिलकर करते हैं, जिसमें अरविंद कुमार
विमल कुमार का बहुत बड़ी भूमिका है। उससे मैं और बहुत सारी और स्त्रियाँ जुड़ी और बहुत सारे काम इस एक सवा साल के दौरान बहुत सारे काम वहाँ पर हुए, नए काम जिसको कह सकते हैं, जिसमें से एक है ये जो किताब आज लोकार्पित होने जा रही है। तो हमारे देश में और ख़ास करके हिंदी में जब भी स्त्रीवाद का नाम आता है तो कई तरह की कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स लोगों के अंदर पैदा होती है। वो नकारात्मक से शुरू होकर और हल्के हल्के सकारात्मक तक जाकर, तो इसे हम लोगों ने, क्योंकि हम इस मनोविज्ञान को जान रहे हैं, तो तर्क के जरिए, सोशल साइंसेस के जो डिस्कोर्सेस है उसके जरिए और लिटरेचर में किस तरह से हम लोगों ने मिलकर हस्तक्षेप किया है, या आप अभी भी अगर जाके देखें, वेबसाइट पर जाकर के देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लेखकों की स्त्रियों, क्योंकि आज उस ही किताब लोकार्पित, उनकी पत्नियों का जीवन क्या है। और ये बात समझने की है कि जो स्पेस औरतों को मिला है ज़्यादातर पितृसत्तात्मक देशों और समाजों में, वो स्पेस है प्राइवेट, इंटरनल। तो उसी तर्ज पे स्त्री दर्पण ने सोचा कि जा करके हम अंदर देखें कि वहाँ पर क्या काम स्त्रियाँ करती रही। बिना काम के तो कोई स्त्री नहीं होती है, उसके पास तो सोने तक का समय नहीं होता है। आखिर वो करती क्या है? ज़्यादातर समय वो अपने पतियों को सहेजती, संवारती और निखारती रहती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। लेकिन वो कितनी तेजस्वी होती हैं इसका अंदाज़ा आपको ये पढ़ के किताब पढ़, उनके अंदर का टैलेंट क्या है और किस हद तक उनको सिर्फ इस्तेमाल करने दिया जाता है इस पितृसत्ता के। उसका भी दुख और क्षोभ आपको होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। किताब का एक बस ये भी उद्देश्य ये भी है कि आप समझें कि कोई चुपचाप इतना बड़ा काम कर रहा हो तो उसके बारे में जानना तो कम से कम चाहिए। इसके अलावा मैंने खुद स्त्री दर्पण पर 2 श्रृंखलाएं चलाई। स्त्री प्रतिरोध की कविता, जिसके बारे में कम ही लोग सोचते होंगे कि स्त्रियों की प्रतिरोध की इतनी सारी कविताएं और इतनी सारी स्त्रियों ने बहुत ही अच्छी कविताएं प्रतिरोध में लिखी। वो किताब भी अभी राजकमल से आने वाली है, इस बार मेले में आ जाएगी, पुस्तक मेले में। उसके बाद 2 खंडों में स्त्री और प्रकृति पर 40 कवित्रियों की कविताएं 2 खंडों में आएंगी। ये पहला वाला संग्रह भी, प्रतिरोध वाला जो संग्रह, उसमें भी 20 कवित्रियां हैं, एक से एक, किसी को भी आप कम नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये कि एक सामूहिक ढंग से जो काम हो रहा है हमारे साहित्य में, उसको दिखाने के लिए भी स्त्री दर्पण ने बहुत काम किया। एक ये भी जीवन है, इसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, इसके लिए समझदारी होनी चाहिए, ये स्त्री दर्पण ने किया है। उसके बाद भी अनुवाद का काम, आजकल जो सीरीज शुरू हुआ है फिल्मों पर, लगातार बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है। तो स्त्री दर्पण मेरा ख्याल है कि इस इतने समय में इसको जितना कुछ प्राप्त करना चाहिए था उसने प्राप्त कर लिया, बल्कि एक तरह की स्थिति की भी एक स्थिति बनी हुई है, नो। तो एनीवे, इतना कहने के बाद में एक लिखा हुआ मुझे विमल ने दिया है कि ये तुम पढ़ देना, तुम्हें पढ़ देना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोग अब डिजिटल युग में रह रहे हैं। यह देखते हुए साहित्य के प्रचार प्रसार और स्त्रियों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए स्त्री दर्पण डिजिटल मंच का गठन हिंदी की लेखिकाओं ने किया है। अब तक 2 साल के भीतर 11,000 से अधिक इसके सदस्य हो गए हैं और दुनिया के 54 देशों और भारत के 100 शहरों में इसे देखा पढ़ा जा रहा है। हर माह 25 से 30 हजार लोग इसे देख रहे हैं। हम लोगों ने स्त्री दर्पण एक पत्रिका भी निकाली, जिसका पहला अंक गीतांजलि श्री पर निकला, दूसरा अंक हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग पर निकाला गया। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर की ओर से हमें स्त्री लेखा नाम आवंटित किया गया है। आज इस पत्रिका का विधिवत लोकार्पण भी होगा। पिछली बार हमने स्त्री दर्पण के नाम से 2nd वॉल्यूम का
आपको बता दूं दर्पण टीवी ने इस वर्ष इसी लेखन की वार्षिकी निकालने का भी फैसला किया है। हम अभी हर 4 माह पर निकालेंगे। अगला अंक हम स्त्री नवजागरण और लेखकों की स्त्री दृष्टि पर केंद्रित करेंगे। और ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत सारे लोग दुखी भी हो सकते हैं। साथ में बहुत सी सामग्री होगी। हम लोग स्त्री समानता, लैंगिक भेद और स्त्रियों के लिए न्याय तथा अवसर के सवाल उठाना चाहते हैं। पोस्ट ग्लोबल युग में स्त्री के खिलाफ किस तरह हिंसा फैल रही है और बाजार और निरंकुश सत्ता का गठन काम कर रहा है, इसे भी हम लक्षित करेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, मैंने दे दिया है। आपसे अनुरोध है कि स्त्री दर्पण से जुड़िए और वेबसाइट से भी, हमारे वेबसाइट से भी जुड़िए और स्त्रियों की आवाज़ उठाने में मदद कीजिए। यह संसार तभी सुंदर बन सकेगा जब स्त्रियों का उनका अधिकार मिले और गैर बराबरी दूर हो। बहुत शुक्रिया सविता जी। 5 दशकों तक हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता को सहेजने वाले पद्म भूषण आचार्य शिवपूजन सहाय किसी परिचय के मोहताज नहीं। उपन्यास और कहानी लेखन के अलावा 15 पत्रिकाओं के संपादन और प्रेमचंद, निराला और प्रसाद की रचनाओं का संकलन कर उन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज उनकी 60वीं पुण्यतिथि है। उनके नवासे राकेश रंजन जी हमारे बीच हैं। उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाना जी से जुड़ी अपनी स्मृतियां हमारे साथ बांटें। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं आपके सामने में उपस्थित होकर अपने नाना जी के बारे में कुछ बताऊं। पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, आचार्य शिवपूजन सहाय के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। मैं भारतीय वायुसेना में मेरा करीब 32 साल की सर्विस रही, तो मैं साहित्य से दूर हो गया, लेकिन हिंदी से दूर नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरे जितने भी पत्राचार होते थे बड़े बड़े अधिकारियों को भेजने का, तो मैं हिंदी का ही प्रयोग करता था, क्योंकि वो संस्कार में मेरे आ गया था। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। नाना जी के बारे में जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं करीब 11 साल का था, तो बहुत ढेर सारी यादें धुंधली भी हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं नाना जी के बारे में कुछ शब्द पढ़ लेता हूं। नाना जी पर्दे के पीछे रहने वाले आदमी थे। उन्हें हिंदी के साहित्य की नींव का ईंट कहा गया। अजात शत्रु कहे जाते थे। दधीची भी, ऋषि भी और तपस्वी भी कहा गया। निराला जी उनको हिंदू भूषण कहते थे। दरअसल नाना जी का कृतित्व, उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व से भी बहुत बड़ा था। जब 1963 में उनका डेथ हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके मृत्यु पे बिहार सरकार ने आधे दिन की छुट्टी दी थी। आजकल अगर किसी अच्छे साहित्यकार का भी मृत्यु हो जाए तो कोई सरकार छुट्टी नहीं देती है। उनके मृत्यु में बहुत भीड़ उमड़ी थी, जिसका मैं गवाह हूँ। मैं 10-11 साल का था, तो मैं सोचता था कि इतने मेरे नाना जी को लिए जा रहे हैं सब, और ये सब लोग कहाँ भागे जा रहे हैं।
समझ में नहीं आता था, लेकिन वो दृश्य देखकर मैं बचपन का की जो समझ थी उसमें मैंने समझा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। वैसे तो हमारे नाना ही थे। दरअसल नाना जी आजादी की लड़ाई के लेखक थे। हिंदी उनके लिए राष्ट्र सेवा थी। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद्र की तरह नाना जी ने भी 1921 में स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। उस समय जगजीवन राम उनके छात्र थे। नाना जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के लेखक थे, इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी पर अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया था। श्याम सुंदर दास जी ने नाना जी को बनारस से इलाहाबाद जाने के लिए रेलवे का मासिक पास बनवा दिया था, ताकि इंडियन प्रेस में जाकर द्विवेदी जी की सरस्वती की फाइलों को वो देख सके। हिंदी में अभिनंदन ग्रंथ निकालने की परंपरा नाना जी ने ही शुरू की थी। दरअसल उनको दूसरे के काम करने में बहुत आनंद आता था। राजेंद्र बाबू को 2 अभिनंदन ग्रंथ नाना जी ने निकाले। उसके लिए उन्हें राजेंद्र कॉलेज छपरा से 2 साल की छुट्टी दी गई थी। राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनने के 1 माह बाद ही आरा में उन्हें वो ग्रंथ भेंट किया गया। दूसरा अभिनंदन ग्रंथ प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी प्रभावती जी ने नाना जी को कहा कि आप दूसरा ग्रंथ भी निकालें, जिसके संपादक नाना जी थे। 1960 में पटना में राजेंद्र बाबू को बिहार की महिलाएं नाम से यह ग्रंथ राजेंद्र बाबू को भेंट किया। उन्होंने बिहार के हर क्षेत्र की महिलाओं पर लेख लिखा। अगर सभी राज्यों में यह काम होता तो लोग महिलाओं के योगदान को आज लोग जान पाते। उस ग्रंथ में विधवा लेखिका, समाज सेविका चंदा देवी लेखिका का जिक्र है, जिनसे गांधी जी आरा मिलने गए थे। बहुत लोगों को पता है कि निराला जी की कविता जूही की कली सरस्वती से द्विवेदी जी ने लौटा दी थी, पर वह कहाँ छपी यह बात कम लोग जानते हैं। नाना जी ने 1922 में आदर्श पत्रिका में वह कविता छापी थी। बाद में वह मतवाला में भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन नाना जी किसी चीज का श्रेय नहीं लेते थे। नाना जी ने इसका जिक्र भी नहीं किया, बल्कि निराला जी ने ही खुद इसका जिक्र किया। निराला जी नाना जी से छोटे थे, लेकिन नाना जी निराला जी को बहुत सम्मान देते थे। जब नंदुलारे वाजपेयी एमए के छात्र थे तो निराला पर पहला लेख नाना जी ने ही लिखवाया था। इन बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि नाना जी जैसे लेखक दूसरों के लिए बने थे। उनको साहित्यकार का निर्माता कहा गया। बेनीपुरी जी जब जेल जाते तो बेनीपुरी जी बालक के संपादक थे। वो राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा रहते थे, इस वजह से उस जमाने में वो जेल चले गए थे। तो बालक का काम नाना जी ने कुछ दिन के लिए किया, क्योंकि बेनीपुरी जी की राजनीतिक गतिविधियां में बस व्यस्त रहते थे। बेनीपुरी जी नाना जी को साहित्यिक पिता मानते थे। जब नाना जी अस्पताल में भर्ती हुए तो बेनीपुरी जी ने उनको बिना बताए इलाज के लिए चंदा एकत्रित किया, लेकिन जब नाना जी स्वस्थ हुए और उन्हें पता चला तो बेनीपुरी जी को डांटा और सारे पैसे वापस कर दिए। उनका आर्थिक जीवन संकट में गुजरा। दिनकर जी ने लिखा कि शिवपूजन जी की गरीबी की कहानी पटना के घर घर में फैली है। पास उनका रिक्शा भाड़ा के लिए पैसे नहीं थे। नाना जी ने अपनी डायरी में लिखा है, जब राजेंद्र बाबू पटना आते थे तो उनके पास में मिल नहीं पाते थे जाकर, क्योंकि रिक्शा का भाड़ा का पैसा नहीं था। कई बार तो अपने मित्रों की कार मोटर का इंतजार करते थे कि कोई मुझे लेकर राजेंद्र बाबू से मिलवा दे। उनका आर्थिक संकट इतना गहरा था, जब उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम के साथ 1960 में पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा हुई तो उसको ग्रहण करने के लिए वो दिल्ली नहीं आ सके,
क्योंकि उनके पास में रेल भाड़े का पैसा नहीं था। बाद में पटना में उन्हें सरकार की ओर से पद्म भूषण दिया गया। आज मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही देखिए, उन्होंने 200 रुपये की नौकरी छोड़कर सरस्वती का संपादन करने के काम में लग गए। आज के जमाने में कोई भी संपादक नौकरी नहीं छोड़कर संपादन का काम करेगा। जिस हिंदी की बात आज लोग करते हैं उसके निर्माण में बहुत लोगों का खून पसीना है। आज के साहित्यकार बड़े व्यक्ति थे, वो बहुत सम्मान देते थे लोगों का, चाहे कोई भी हो। दिनकर जी से पहली बार जब नाना जी मिले तो नाना जी ने उनसे कहा कि आपकी कविताओं की किताब छपनी चाहिए, और पुस्तक भंडार से उनकी किताब आई नाना जी की भूमिका के साथ। विद्यानिवास मिश्रा जी ने लिखा है, बिहार में दो ही व्यक्ति अपनी सादगी और सज्जनता के लिए जाने गए, वो राजेंद्र बाबू और दूसरे शिवपूजन सहाय। उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रेमचंद प्रसाद और निराला के बीच त्रिकोण बनाने वाली कड़ी शिवपूजन बाबू की है। उनमें बनारसिया रंग, कलकतिया रंग और लखनऊआ रंग भी था। नाना जी जब बालक के संपादक थे, उन्होंने राय कृष्ण दास से जयशंकर प्रसाद पर संस्मरण लिखने की पेशकश की थी। वे जयशंकर प्रसाद का बहुत सम्मान करते थे, प्रसाद मंडली के अन्यतम सदस्य थे। विनोद शंकर व्यास ने लिखा है, जब प्रसाद जी जब भी कुछ लिखते थे तो वो नाना जी को जरूर सुनाते थे। यही उनकी अंतिम राय मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब छपरा में नाना जी की हिंदी के प्रोफेसर के पद पे नियुक्ति के लिए इंटरव्यू हुआ तो उनसे कामायनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर आज प्रसाद जी जीवित होते तो मैं उनसे अनुमति लेकर ही कामायनी के बारे में कुछ कहता। दरअसल प्रसाद जी ने कामायनी की पांडुलिपि नाना जी को दिखाई थी कि वह अपनी हर रचना पर नाना जी से राय जरूर लेते थे। एक किस्सा यह भी है कि नाना जी की नियुक्ति के समय ये सवाल उठा, वह केवल तो मैट्रिक पास है, ऐसे में हिंदी का प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। तब रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया कि शिवपूजन जी इतने योग्य हैं कि कॉलेज में हिंदी के शिक्षक हो सकते हैं, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति राजेंद्र कॉलेज छपरा में हुई। वह हिंदी के एकमात्र लेखक हैं जो मैट्रिक पास होते हुए भी हिंदी के प्रोफेसर बने। उनकी रचनाएं जो हैं वो नेहरू संग्रहालय में शिवपूजन सहाय पेपर्स के नाम से दिया हुआ है। उनका साहित्य समग्र भी छप चुका है। उनके 10 खंड में रचनावली भी प्रकाशित हुई है जो कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रखी है और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में भी रखी है। नाना जी के बहाने मैं उन सभी तपस्वी लोगों को याद करता हूँ जिन लोगों ने हिंदी का निर्माण किया है। रजा फाउंडेशन और स्त्री दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा जो कि मेरे दिल में है और मान नहीं रहा है कि उनके बारे में कुछ अपने बचपन की बातें बताऊं। हिंदी साहित्य सम्मेलन में आचार्य शिवपूजन सहाय रोज शाम में बैठते थे और उसमें रामधारी सिंह दिनकर, छविनाथ पांडे, नलिन विलोचन शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और बहुत ढेर सारे लोग। मुझे बिल्कुल याद है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो बरामदा बहुत बड़ा था, शाम में वहाँ पे बैठ के और खूब गप होता था और साहित्य के बारे में। और मैं छोटा था तो मैं उनके आसपास बहुत खेलता था क्योंकि मेरा लगाव करीब 11 साल तक उनके साथ में बहुत ही रहा। मैं उनको कुछ देता तो कान में जाके कहता था और मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो मैं नाना जी को कहता था, नाना जी एक तो पैसा नहीं ना। तो ये सारे साहित्यकार लोग बैठे रहते थे। तो नलिन जी का याद है बहुत स्वस्थ थे और बड़े गोरे दवांग, हमको नाती की तरह ही मानते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बोला इस बच्चे ने शिव बाबू। तो कुछ नहीं और सब लोग इतना ठहाका मारते थे।
बहुत बच्चों से प्यार उनको था, परिवार से भी उतना ही प्यार था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रकाशक लोग रॉयल्टी नहीं देते थे, बहुत तरह की उस जमाने की बातें होती। तो लेकिन वो परिवार के लोग, गांव के लोगों के लिए बहुत, और सबसे ज़्यादा तो साहित्यकारों में जब हरिवंश राय बच्चन जी को मैंने देखा, मैं उस समय 8-9 साल का था, आए थे मिलने उनके निवास पे, तो बड़ा मैं नहीं समझ पाया कि ये कोई इतना बड़ा आदमी मेरे नाना जी से बात कर रहा है। ये मेरी पुरानी यादें हैं और मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं। थैंक यू। रजा फाउंडेशन और स्त्री दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम हर एक साल होते रहे। आपका बहुत बहुत आभार राकेश जी। हिंदी साहित्य संसार में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां किसी मूर्धन्य साहित्यकार ने अपनी पत्नी की स्मृति में साहित्यिक गोष्ठियां शुरू की और आखिर समय तक उसका संचालन करते रहे। ये गोष्ठियां उनके निधन के उपरांत भी चलती रही। जैसा कि ये पोस्टर कह रहा है कि ये आज की जो शाम है वो शिव पूजन सहाय के साथ उनकी पत्नी बच्चन देवी के विषय में भी है, क्योंकि बच्चन देवी का साहित्य अनुराग और व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। आचार्य सहाय की 5 दशकों की अनवरत साहित्य साधना के पीछे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसलिए उनकी स्मृति में आयोजित गोष्ठियों में पुरुषोत्तम दास टंडन, राहु सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन, जैनेन्द्र कुमार और नागार्जुन जैसे दिग्गज शामिल होते रहे। शास्त्रीय गायिका मीनाक्षी प्रसाद जी हमारे बीच है और वो बच्चन देवी से हमारा और निकट परिचय करवाएंगी अपने वक्तव्य के जरिए। नमस्कार। आज की इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों को मेरा सादर नमन। मैं मीनाक्षी प्रसाद, बनारस घराने की सुविख्यात गायिका विदुषी सिद्धेश्वरी देवी की पुत्री श्रीमती सविता देवी जी की शिष्या हूँ। वैसे तो मैं गायन में हूँ, लेकिन गायन कभी भी साहित्य के बिना पूरा नहीं हो सकता, और साहित्य की पराकाष्ठा कविता कभी भी संगीत के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो साहित्य में का शौक होना मेरी रुचि भी है, लेकिन ये एक मेरी अनिवार्यता भी है। आज हम सभी यहाँ पद्म भूषण स्वर्गीय शिव पूजन सहाय जी और बच्चन देवी जी की स्मृति समारोह को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले दोनों विभूतियों को मेरा सादर नमन। अब मैं बच्चन देवी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अपने देश में हम किसी महापुरुष या लेखक को याद करते हैं तो उनकी पत्नी को हम अक्सर भूल जाते हैं। पोस्टर और बैनर पर भी उनकी पत्नी का नाम या फोटो नहीं लगा होता, लेकिन स्त्री दर्पण ने एक नया संकल्प लिया है। वह जब भी किसी लेखक का जन्मदिन मनाएगा, उनकी पत्नी को भी जरूर याद करेगा। ये सारे अचीवमेंट्स हैं जी बिल्कुल, ये सारे अचीवमेंट्स। पोस्टर बैनर में उनका नाम फोटो जरूर रहेगा। लेखक का जन्मदिन मनाएगा, उनकी पत्नी को भी जरूर याद करेगा। पोस्टर बैनर सब में उनका भी नाम शामिल होगा। इसी संकल्प के तहत हम लोग शिव पूजन सहाय जी और उनकी पत्नी बच्चन देवी पर संयुक्त कार्यक्रम कर रहे हैं। हम प्रेमचंद की जयंती हर साल मनाते, पर उनकी पत्नी शिवरानी देवी को कभी याद नहीं करते, जबकि वह खुद एक महत्वपूर्ण लेखिका थी। उनके 2 कहानी संग्रह निकले थे,
प्रेमचंद के निधन के बाद हंस का संपादन उन्होंने किया। प्रेमचंद घर में जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखी, इसलिए स्त्री दर्पण जब कभी निराला प्रसाद या मुक्ति बोध को याद करेगा तो उनकी पत्नी को भी याद करेगा। स्त्री दर्पण ने शिवरानी देवी पर कार्यक्रम किया था। अब तक हिंदी साहित्य में शिवरानी जी पर कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे। हमारे समाज में यह परंपरा शुरू होनी चाहिए। गांधी जयंती पर कस्तूरबा को भी याद करें, जेपी जयंती पर प्रभावती देवी जी को भी याद किया जाए। बच्चन देवी का जन्मदिन का तो पता नहीं, उनके परिवार वालों को भी मालूम नहीं, क्योंकि उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र तो बनते नहीं थे। लेकिन उनका जन्म 1908 में हुआ था। 1928 में उनका विवाह 20 साल की उम्र में हुआ। 16 नवंबर 1940 को उनका निधन हो गया था। शिवपूजन सहाय समग्र में बच्चन देवी पर एक अध्याय भी है। वह बिहार के सारण जिले के बिलासपुर गांव में एक छोटे जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्कूली शिक्षा उनकी नहीं हुई थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में स्त्री शिक्षा गांव तक उपलब्ध नहीं थी। बच्चन देवी की रुचि साहित्य में थी और वे स्वाध्याय से किताबें पढ़ती थीं। शिवपूजन सहाय की 2 पत्नियों का आकस्मिक निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की भी 2 पत्नियों का आकस्मिक निधन हुआ था और इन 3 लेखकों की तीसरी शादी भी हुई थी। शिवपूजन सहाय जी की जब शादी बच्चन देवी से होने वाली थी तो उन दोनों के बीच विवाह पूर्व एक लंबा पत्राचार चला था और उस पत्राचार के कुछ पत्र कुछ साल पहले इंडिया टुडे के साहित्य विशेषांक में छपे थे। संभवतः यह हिंदी के किसी लेखक के विवाह पूर्व प्रेम पत्राचार का पहला दस्तावेज था और साहित्य में उनकी दिलचस्पी गहरी थी और यही कारण था कि उन्होंने एक लेखक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिवपूजन सहाय विवाह पूर्व उनको गांव में किताबें भी भेजते और उन पत्रों में उन्होंने उनसे पूछा भी कि क्या आपने पढ़ी, कैसी लगी। शिवपूजन सहाय जी ने शादी में निराला जी को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो गांव नहीं पहुंच पाए। पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, जनार्दन प्रसाद द्विज जैसे लोग उस शादी में गए थे। शिवपूजन सहाय की पत्नी शादी के बाद बनारस आई तो निराला, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र जैसे लोग उन्हें देखने गए थे और उन्होंने दुल्हन को मुंह दिखाई भी दी। उग्र जी ने तो शिवपूजन सहाय जी की पत्नी पर एक संस्मरण ही लिख डाला, जिसका वाचन आपके सामने किया जाएगा। बच्चन देवी लेखकों का बहुत ही सेवा सत्कार किया करती थी। उन्हें अपने समय के सभी महत्वपूर्ण लेखकों व महापुरुषों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। उनसे शिवपूजन सहाय को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उनके दोनों पुत्र अंग्रेजी के प्रोफेसर हुए। ज्येष्ठ पुत्र ने कैथरीन मैन्सफील्ड पर और कनिष्ठ पुत्र ने एडगर एलन पो पर पीएचडी की। बच्चन देवी का 1946 में निधन हो गया। मां का निधन कम उम्र में होने की वजह से सभी संतानों का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बीता और शिवपूजन सहाय ने ही उनका पालन पोषण किया। शिवपूजन सहाय जी ने पत्नी के निधन के बाद उनकी स्मृति में 1954 में एक संगोष्ठी की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। दरअसल उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव जी ने 1500 रुपए का वयोवृद्ध साहित्य पुरस्कार दिया था, जिसमें शिवपूजन सहाय जी ने पूरे 1500 रुपए की राशि और अपनी तरफ से 1500 रुपए मिलाकर बच्चन देवी गोष्ठी की शुरुआत की थी। पटना में यह गोष्ठी हर साल होती थी और अब तक करीब 185 गोष्ठियां हो चुकी हैं, जिनमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा नवीन, किशोरी दास वाजपेयी, जैनेन्द्र उदय शंकर भट्ट, बेनीपुरी, वियोगी हरि भगवती, चरण वर्मा, दिनकर आदि उसमें भाग लिए।
नागार्जुन विद्या निवास मिश्र जैसे अनेक विद्वानों का भाषण भी हुआ। कुछ विदेशी विद्वानों ने भी बच्चन देवी गोष्ठी में भाषण दिया था, जिसमें मैकग्रेगर, ओदोन स्मेकल, चार्ल्स नेपियर थे जो नेत्रहाट स्कूल के पहले प्रिंसिपल भी थे। तो यहीं पे मैं अपना बच्चन देवी का जो परिचय था उसको समाप्त करूंगी और एक छोटी सी कविता मैंने उनके बारे में लिखी है, तो आप लोग सुने। शिव पूजन की प्रेरणा और उनका अभिमान, दिव्य ज्योति सी तेजोमय बच्चन देवी महान, शांत सुसंस्कृत शीलवंत छिपी हुई एक ओज, गृह लक्ष्मी बनकर रही उनकी ऊर्जा का स्रोत। तो श्रोताओं, मैं अब यहीं आपसे इजाजत लूंगी और इजाजत से पहले आज की इस सभा की नायिका श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी का मैं अभिवादन करती हूँ और उनको बहुत सारा प्रणाम मेरा। तो इसके साथ इजाजत लेती हूँ। शुक्रिया मीनाक्षी जी। एक स्त्री का व्यक्तित्व दूसरी स्त्री की लेखनी की धार बन जाए, इससे खूबसूरत बात और भला क्या हो सकती है। इसी तरह हम स्त्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहें। इसके साथ मंच पे स्वागत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी का, जो सुप्रीम कोर्ट की चौथी महिला जज तथा झारखंड हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस रहीं। इसके अलावा पटना तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इन्होंने लंबे समय तक न्यायाधीश के तौर पर अपना योगदान दिया। इसके इतर इनका बृहद परिचय ये भी है कि ये साहित्य अनुरागी हैं और मर्मज्ञ भी। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा मन्नू भंडारी की विशेष तौर पर प्रशंसिका रही हैं। इनके पिता जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र भी साहित्य प्रेमी थे तथा शिव पूजन जी की पत्नी की स्मृति में होने वाली गोष्ठी में 1969 में उन्होंने भाषण भी दिया था। आपका स्वागत है। सविता जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो ज्ञानसुधा जी का स्वागत करें फूलों के साथ। अस्थि चर्म में देह तासो ऐसी प्रीत, नेको जो होती राम से तो काहे भवी। इन पंक्तियों को हम तुलसीदास के संदर्भ में याद करते हैं। रत्नावली की धिक्कार भरी इन पंक्तियों ने उनको वह रूप दिया जिस रूप में हम उनको आज जानते हैं। लेकिन ये जिक्र करने वाले भूले से भी ये नहीं कहते कि तुलसीदास से पहले कवयित्री तो रत्नावली हुई जिन्होंने ऐसी पंक्तियां लिखी। बहरहाल इस किताब का संपादन कर पाना आसान नहीं था। तुलसीदास से लेकर मुक्तिबोध और नामवर सिंह से लेकर राजेंद्र दानी तक 47 लेखकों की पत्नियों से हमारा परिचय करवाने का काम धैर्य और दृढ़ाग्रह मांगता है। विमल जी ने यह काम 1 वर्ष में पूरा कर दिखाया। कई नाम इसलिए छूट गए क्योंकि उनके नाम तक नहीं पता थे। कुछ पर कोई लिखने को नहीं मिला तो कई लेख समय पर नहीं मिल पाने के कारण संकलन में शामिल नहीं हो पाए। कई जगह जो प्रकाशित संस्मरण की पुस्तकें थी वहां से लेख उठा करके इस किताब में डाला गया। ज्यादातर लेखों को उनकी संतान या पौत्र पौत्रियों ने लिखा है और उनकी नजर से उस स्त्री को जान समझ पाने का अनुभव अलौकिक रहा जो उन परिवारों की धुरी रही। तो अब समय है इस बहुप्रतीक्षित किताब के लोकार्पण का और मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों से आग्रह करूंगी कि वो किताब का लोकार्पण करें। मैम आगे से हट जाइए। मैम आगे से हट जाइए।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पौत्री डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी हमारे बीच है और कार्यक्रम के अगले छोटे से हिस्से के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा है और इस पुस्तक के अलावा हम लोग यहाँ पे एक और पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं जो कि मुझसे करीब 10 साल छोटी और शिल्पी ने किया है। उनकी कहानियों का संकलन है, 10 कहानियों का संकलन है। शिल्पी को मैं 23 साल से जानती हूँ और रिश्तों की महीनता जितना वो अपने पर्सनल लाइफ में समझती हैं वही चीज़ आपको उनकी कहानियों में दिखेगी। तो मैं मंच पे उपस्थित सारे लोगों से कहूँगी कि इनका भी लोकार्पण करें। आप करें। साहित्यकारों की पत्नियों में मेरी दादी का उल्लेख भी है और मैं बहुत छोटी थी जब बाबा की डेथ हुई, लेकिन मेरी दादी बड़ी रूप वाली थी और बाबा के जितने शिष्य थे वो जितना बाबा के नज़दीक थे उतना ही दादी से डरते थे। लेकिन ऐसे रोग वाले लोग का जिक्र और उसके बाद एक और साहित्यकार, होने वाली साहित्यकार का जिक्र, दोनों का एक साथ करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया अपर्णा। माँ को एक ऐसे पति की कामना थी कि सुई उन्हें चुभे तो टीस उसे लगे। फिर भी घर परिवार से निर्लिप्त पति से बिना शिकायत किए घर बार अकेली संभालती रहीं ताकि पति की रचनाशीलता में कोई बाधा ना आ पाए। कवि इब्बार रबी की पत्नी मीरा सक्सेना जी के बारे में उनकी पुत्री अपर्णा वर्धन जी का लिखा या लेख जो इस पुस्तक में शामिल है, इस पुस्तक में संकलित ज्यादातर लेखों का निचोड़ इसे एक पंक्ति में है। मीरा जी को आज यहाँ उपस्थित होना था ताकि वो लेखकों की पत्नियों की ओर से हमको संबोधित कर सकें और अपने जीवन के बारे में हमें बता सकें, लेकिन कुछ कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाई। तो भी इन पंक्तियों को यहाँ उल्लेखित करने के लोभ का मैं संवरण नहीं कर पाई। अब मेरा आग्रह प्रोफेसर हरीश द्विवेदी जी से होगा कि वे हरीश द्विवेदी जी माफ कीजिए, ऐसे होगा कि वे अभी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से वो माफी चाहूंगी कि वे हमें संबोधित करें। एक पेट टूट गया। ऑन ऑफ ऑन आवाज आ रही है? मुझे यहाँ आज आना भी था और नहीं भी आना था। मैं वैसे ही विमोचन के लिए आने वाला था। सुबह से कल से बल्कि मैंने तय कर लिया था मैं बीच बीच में निकलता हूँ तो पहले साहित्य अकेडमी रुकता हूँ, वहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकें वापस करता हूँ, नई ले लेता हूँ, यहाँ IIC आता हूँ, दूरी पुस्तकालयों में जाता हूँ और फिर विमोचन में आने का मेरा मन था। ये पता नहीं कैसे विमल जी को पता चल गया टेलीपैथी से। तो आज इनका सुबह फोन आया, सुबह क्या दोपहर हो रही थी, 11:30-12 बज रहा था। इन्होंने कहा कि आप आइए और बोलिए। मैंने कहा आ तो मैं रहा हूँ लेकिन बोलने की मेरे मन में बहुत आया। मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत सभा सोसाइटी में मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं। मेरे मन में एक बड़ा कुटिल विचार आया कि अगर आज ये सुबह मुझसे कह रहे हैं आकर बोलने के लिए तो कौन सा वक्ता है जो अंतिम वक्त पर नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये प्रश्न मैंने उनसे नहीं पूछा, इस लोक का स्मरण किया मैंने।
वो इस कारण कि कभी कभी इसका उत्तर इतना अचंभे में डालने वाला होता है कि कौन आ रहा था और उसकी जगह नहीं, मैंने कहा नहीं, इस पे चित्त पर थोड़ा नियंत्रण रहना चाहिए। तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, बहुत प्रसन्नता है मुझे। ये तो मैं तय करके कल से ही बैठा हुआ था कि मैं आऊंगा और पुस्तक की एक प्रति खरीद कर ले जाऊंगा। अब इसके बदले फ्री मिल रही है तो अच्छे ही है। श्री पूजन सहाय जी का मुझे स्मरण अनेक कारणों से पहले से है। मेरे अपने घर में, घर के पुस्तकालय में, मेरे निजी पुस्तकालय में मेरा जीवन उनकी जो पुस्तक है वो 20 वर्षों से तो होगी कम से कम, और उनका और भी मैंने बहुत पढ़ा है। लेकिन उनके जीवन का एक प्रसंग है जो मुझे, बल्कि ये जो एडगर एलन पो वाले जो पुत्र हैं उनके, जिन्होंने रिसर्च की है, शिवमूर्ति जी, क्या नाम है उनका? मंगलमूर्ति जी, उनसे मेरा परोक्ष परिचय भी है। मुझे कई बार ईमेल लिख चुके हैं, पुस्तकें अपनी भेज चुके हैं, तो इतना संपर्क है। लेकिन श्री पूजन जी से एक प्रसंग उनके जीवन का मुझे याद आता है, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा नहीं। प्रेमचंद से संबंधित है। प्रेमचंद और श्री पूजन जी दोनों माधुरी कार्यालय में लखनऊ में साथ साथ काम करते थे। और श्री पूजन जी बहुत छोटे थे प्रेमचंद जी से, उम्र में भी छोटे थे और ख्याति में भी छोटे थे। 1920 के दशक की बात है। तो 1923-24 में प्रेमचंद ने अपना वो उपन्यास लिखा जो मेरा ख्याल से उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, रंगभूमि जिसे कहते हैं। उर्दू में लिखा उन्होंने, चौगाने हस्ती नाम से। तब तक उर्दू में लिख रहे थे, कहानियां हिंदी में लिख लेते थे, उपन्यास उर्दू में ही लिखते थे। तो उसका फिर हिंदीकरण हुआ और रंगभूमि नाम से, और प्रेमचंद जी ने कुछ स्वयं हाथ लगाया होगा, और तब तक उनकी हिंदी पक्की नहीं हुई थी। हिंदी में ये प्रथा है कि किसी भी साहित्यकार के खिलाफ या उसकी हल्की से भी अवमानना होने लगे, ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। और इसका कारण ये है कि हमारा इतिहास बहुत थोड़ा कमजोर है। अरे भाई, जो है वो कहना चाहिए, इससे किसी के बदनामी थोड़ा होती है। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद उर्दू से ही शुरू करके कितने दिनों तक उर्दू में लिखते रहे और फिर हिंदी में आए। बल्कि मैंने एक लेख लिखा था बहुत पहले कि उर्दू से हिंदी में आने में केवल भाषा ही नहीं बदली, उनकी संवेदना बदली। हर एक भाषा की अलग संवेदना होती है, संस्कृति होती है। तो ये सब सोचने और पढ़ने लायक चीजें हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो शिव पूजन जी छोटे थे, लेकिन संपादक प्रवर तभी से संपादकीय प्रवृत्ति जो उनमें जन्मजात थी, उसका सब लोग लोहा मानते थे। तो प्रेमचंद उसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, श्री पूजन जी उसी दफ्तर में बैठ रहे हैं, और प्रेमचंद ने का जो हिंदी संस्करण नहीं है, हिंदी अनुवाद जो है उर्दू से, उन्होंने थोड़ा करवाया भी, उसके पैसे भी दिए, थोड़ा खुद भी देखा। वो शिव पूजन जी शोधन कर रहे हैं, उसकी हिंदी दुरुस्त कर रहे हैं। ये उनका काम था, उसी ऑफिस में हो रहा है, वहीं से छपी है। तो प्रसंग क्या है, इसके बाद एक और प्रसंग है। सन 24 में छपा रंगभूमि, सन 23 के अंतिम महीनों की बात होगी। श्री पूजन जी एक होटल के कमरे में रहते थे लखनऊ में, और एकदम से हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया लखनऊ में। इतना भीषण दंगा हुआ कि सब लोग भागे, और शिव पूजन जी घर चले गए गांव, और प्रेमचंद को उनसे अधिक दुलारे लाल भार्गव को, जो माधुरी के और गंगा पुस्तक माला के स्वामी थे, करता धरता थे, उनको फिक्र हुई कि अरे रंगभूमि का क्या हुआ, वो दफ्तर में छोड़ गए हैं या ले गए हैं या कहा होटल के कमरे में है। तो लोग होटल के कमरे गए, वहां तुड़वाया गया दरवाजा कि अगर यहाँ पर है तो हम लोग ले जाएं, अपने दफ्तर में रखें। और श्री पूजन जी गांव चले गए हैं और वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा किसी पत्र का। तो 10-15 दिन सबको सांसद बनी रही कि इतना महान उपन्यास कहाँ गया आखिर। देखने लायक उन दिनों के पत्र। तो समाधान वही हुआ कि श्री पूजन जी ले गए थे अपने साथ, फिर ले आए, फिर वो पूरा हुआ, फिर वो छपा।
एक प्रसंग और है मेरे मन में अटक गया है शिव पूजन जी का। देहाती दुनिया जो उनका उपन्यास है वो अलग ही तरह की चीज है, वो उसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसके बारे में कुछ और लिखना चाहिए लोगों को। उसमें एक प्रसंग आता है, शुरू में ही आता है, बिल्कुल शुरू में नहीं, थोड़ा आगे चल के। एक पुलिस वाला है, एक औरत है, औरत पर कुछ अभियोग जैसा लग रहा है, वो उसको बचा लेता है, देख लेता है कि निर्दोष है। फिर वो कहाँ जाए, कहीं जाने का ठिकाना नहीं है, तो उसको अपने घर ले आता है, लेकिन उसको ससम्मान रखता है। कहता है कि जब तक तुम नहीं मानोगी कि हमारे और तुम्हारे बीच कोई संबंध बने, तब तक संबंध नहीं बनेगा। लेकिन बीच बीच में उसको थोड़े प्रलोभन देता है कि मैं ये गहना बनवा दूंगा तुम्हारे लिए, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग जाती। देखिए शिव पूजन जी की पकड़ देखिए आप इसमें। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हें बद्री केदार करवा दूंगा, तो ये जो है तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा। तो उस लगभग निरक्षर या शायद सर्वथा निरक्षर स्त्री को भी यह चीज भाती है, और ये भी शायद लगा होगा कि आदमी सही है। तब उसके बाद उनका संबंध आगे बढ़ता है। तो शिव पूजन जी अलग ही तरह के व्यक्ति थे। वो संपादक बहुत भारी थे, अजात शत्रु थे, जैसा कहा गया, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन शिव पूजन जी का उनका पत्नी के प्रति जो उनका प्रेम था, आदर भाव था, जो स्पष्ट है, ये सब उनमें विचित्र गुण थे, सब में नहीं होते। तो शिव पूजन जी का भी आकलन बार बार होते रहना चाहिए, ये सब देखते हुए। आज सुबह विमल जी ने कहा कि आप आइए और अंग्रेजी साहित्य में कैसा रहा है पत्नियों का स्थान, ये बताइए। तो मेरा तो मन हुआ कि ये बड़ी गलत बात है। अरे मैं तो हिंदी में बोलने को तैयार हूँ, आप मुझसे अंग्रेजी में बोलने को कह रहे हैं। अभी यहाँ जब हम लोग चाय पी रहे थे तो रेखा अवस्थी जी मेरी बात हो रही थी किसी और विषय पर। तो मैंने कहा कि रेखा जी वो कह रही थी उदारागंज गई इलाहाबाद, मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो वहाँ निराला जी के जो जहाँ रहते थे वो देखने लायक नहीं है, बहुत शोचनीय स्थिति में है। तो हमने कहा कि हम लोग घर नहीं मानते, हम लोग जल फूंक जाते हैं, समाप्त हो जाता है, यशः काया बचती है। घर क्या है, जूता क्या है, कपड़ा क्या है, ये नहीं मानते हम। तो उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया रेखा जी ने मुझे कि मैं क्या बताऊं। नहीं बता ही देता हूँ अब यहाँ तक आया हूँ तो बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पत्नियों को सम्मान देना भी तो पश्चिम से आया है। ये आप कह रहे हैं सब घर और जूता और मकान ये सब पश्चिम से आया है, तो पत्नियों को सम्मान देना भी पश्चिम से आया है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, पश्चिम से बहुत कुछ आया है। तो ये दोनों दृष्टियां जो है इतनी अलग अलग भी नहीं है। अंग्रेज तुलसीदास की बात मैं पहले कर देता हूँ, नहीं बाद में करूंगा, जब हिंदी पे आऊंगा तब उसके पहले भी मैं एक उर्दू की बात कर दूं। अरे अंग्रेजी ठीक है, हिंदी भी सभी जानते हैं, एक उर्दू से बात शुरू करता हूँ। एक कहानी है उर्दू में, तो वो शुरू होती है कि उसका नायक जो है वो एक लेखक है। तो उसके पास कहानी शुरू होते ही एक चिट्ठी आती है एक संपादक की, विमल कुमार जी जैसा, कि हम अपनी पत्रिका का एक विशेषांक निकाल रहे हैं और आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसका पत्रिका का विषय, विशेषांक का विषय है पति की दृष्टि में पत्नी। जो उल्टा है, थोड़ा आज जो हो रहा है उसका उल्टा है, पत्नी की दृष्टि में भी पति होना चाहिए, लेकिन वो कहानी देखिए कैसे बढ़ती है। पति की दृष्टि में पत्नी, हाथ में चिट्ठी लिए हुए वो सोचता है कि मैं क्या इसमें लिख सकता हूँ, क्या क्या संभावनाएं हैं इसमें। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है उसी पढ़ने लिखने वाले कमरे में। ये क्या क्या आया है, चिट्ठी आई है किसी, लाओ लाओ मुझे दिखाओ, छीन देती है, पढ़ने लगती है। कहती है कैसा संपादक है, इसको तो विषय बनाना भी नहीं आता, आधा विषय तुमको भेज दिया, पति की दृष्टि में पत्नी। अरे उसको विषय रखना चाहिए था किस पति की दृष्टि में किसकी पत्नी। पत्नी कहती और फिर वो चली जाती है।
मुझे लगता है कि मैं इसमें लिखूंगा क्या, तो वो कहते हैं मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? शादी के पहले तो मेरी अपनी दृष्टि थी, फिर जब पत्नी आ गई तो धीरे धीरे मैं उसी की दृष्टि से सब चीज देखने लगा, और अब मेरी कोई दृष्टि नहीं बची है, तो मैं पत्नी को किस दृष्टि से देख के लिखूंगा? क्या पत्नी की ही दृष्टि से पत्नी को देख के लिखूंगा? तब तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें आप जितनी तह खोलना चाहें खोल लीजिए कि ये कितनी एंटी फेमिनिस्ट है, ये कितनी पुराने जमाने की है, ये कितनी प्रतिक्रियावादी है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि स्त्रीवाद का नाम लेते ही अधिकतर नकारात्मक ध्वनियां सामने आती हैं और थोड़ा हल्के हल्के सकारात्मक भी आ जाए तो आ जाए। बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है? मेरा ख्याल है पढ़ी नहीं है आप लोगों ने। देखिए हिंदी कितना बड़ा विद्वान हूँ मैं, अंग्रेजी तो भी आएगी। तो ये जो है वामपंथी लेखक है, घोर वामपंथी लेखक है। वामपंथी लेखकों में सर्वथा अग्रगण्य है यह है कृष्ण चंद्र, इतना ऊंचा स्थान है उनका। फिर कहानी और मोड़ लेती है जो पत्रिका से एक औरत भेजी जाती है सह संपादिका या कोई इनको मनाने के लिए कि आप कुछ तो लिखें, वो फिर बिगड़ जाती है, कहानी बिखर जाती है। खैर तो ये जो है पति की दृष्टि में पत्नी, पत्नी की दृष्टि में पति, ये विषय इसमें बहुत तरह की परतें और गहराइयां हैं। अंग्रेजी में 2-3 नाम लूंगा मैं, 2-3-4 ज्यादा नहीं बोलना इसमें। शेक्सपियर की पत्नी के बारे में कुछ बोलूंगा। उसके पहले चौसर नाम के कवि हुए हैं, कबीर के समकालीन थे। तो उसमें 25-30 लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर कैंटरबरी, इंग्लैंड में। कैंटरबरी का बड़ा चर्च है, वहां जा रहे हैं और सबका चरित्र चित्रण शुरू में आता है कि कौन है, कहाँ का है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हर एक का। और फिर हर एक एक कहानी सुनाएगा। जब वो जाएंगे तो रास्ते में हर एक बारी बारी से एक कहानी सुनाएगा, सबको मनोरंजन करने के लिए, थकान दूर करने के लिए। उसमें एक चरित्र है, उसका नाम है द वाइफ ऑफ बाथ, और उसका नाम नहीं है वाइफ ही, उसका नाम है बाथ। तो वहाँ एक शहर का नाम है, बहुत सुंदर शहर है। तो द वाइफ ऑफ बाथ, वो बाथ से आई है। उनका परिचय यही है कि वो पत्नी है। उनका परिचय ये क्यों पड़ा? क्योंकि एक के बाद एक उनके 5 पति हो चुके हैं, इसलिए उनका परिचय यही हो गया कि शी इज द वाइफ ऑफ बाथ। तो अब शेक्सपियर के बारे में क्या है, तो बहुत ही मजेदार चरित्र है उनका, बहुत दबंग चरित्र है। शेक्सपियर के बारे में क्या है कि जेनेन ग्रियर नाम की स्त्रीवादी आलोचक हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध। मैं मिला भी हूँ इससे 2-3 बार। एक में तो हम लोग एक ही समिति में बैठे एक बार इंग्लैंड में। उनकी एक पुस्तक है शेक्सपियर्स वाइफ। शेक्सपियर की वाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, प्रमाण बहुत कम है। वो तुलसीदास के ही काल के थे, समकालीन थे शेक्सपियर। तो जैसे तुलसीदास के जीवन के बारे में, तो वहां के जीवन के बारे में तभी पता होता है। खैर, तो शेक्सपियर का क्या है कि एन हैथवे नाम की उनकी पत्नी उम्र में थोड़ी बड़ी थी, 1-8 साल। ये भी बड़े नहीं थे, 17, 18, 19 साल के रहे होंगे। वो बगल वाले गांव में रहती थी, तो बीच में लोग मिलते थे। मेरे ख्याल है पहले नैनों से संभाषण होता रहा होगा, फिर बाद में कुछ और प्रकार से भी, इतना गोपन भी नहीं संभाषण हुआ होगा, और रंगों के द्वारा भी। और हुआ कि पाया गया कि एन हैथवे गर्भवती हो गई है। तो तुरंत उनसे पूछा गया कौन है भाई, उन्होंने शेक्सपियर का नाम लिया, तो शेक्सपियर से उनकी शादी करवा दी गई। इस प्रकार शेक्सपियर से उनकी शादी हुई और कुछ ही महीनों में एक बच्चा पैदा हुआ। शेक्सपियर थोड़े ही दिन बाद लंदन चले गए। जैसे भोजपुरी क्षेत्र से लोग कमाई करने कलकत्ते चले जाते थे, उसी प्रकार छोटे से गांव स्ट्रैटफोर्ड से शेक्सपियर कलकत्ते चले गए, सॉरी लंदन चले गए, और वहाँ नाटककार बन गए। एक कंपनी में नाटक। देखिए दोनों भाषाएं पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है।
कि कौन कहाँ चला जाए। तो वहाँ बल्कि वही टिक गए, वही रम गए। साल में 2 साल में एक बार आते थे गाँव, बाकी वही कमाई कर रहे थे, पैसा बचा के लाते थे और बड़ी बड़ी जायदाद खरीदने लगे, फिर औरों को सूद पे देने लगे पैसा। ये सब शेक्सपियर ने किया। नाटककार तो थे ही बड़े भारी। तो अपनी पत्नी से 1-2 साल में मिलना होने लगा। तब लंदन से स्ट्रैटफोर्ड जाने में 3 दिन लगते थे, घोड़े पे आता था। तो कठिन यात्रा थी। खैर, तो उनके संबंध के बारे में इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके बच्चों के बारे में इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं, गवेषणा का विषय है। लेकिन मैं लेखकों की पत्नी के अलावा इंग्लिश लिटरेचर में एक और श्रेणी पाई जाती है, उसका मैं उल्लेख करूंगा। हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, जहां तक मुझे पता है। आप बताएंगे, मुश्किल है, मैं सोच नहीं पाया कौन। लेखिकाएं जिनका विवाह नहीं हुआ है। लेखिकाएं अवश्य है, बड़ी लेखिकाएं हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कितनी बड़ी बड़ी लेखिकाएं हैं। जेन ऑस्टन, उनसे बढ़ के उपन्यासकार तो कोई नहीं हुआ अंग्रेजी में, मेरी राय में। शार्लेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, एन ब्रॉन्टी, 3 बहनें। जॉर्ज एलियट, कुछ लोग कहते हैं कि अगर जेन ऑस्टन से भी बढ़ के कोई है तो जॉर्ज एलियट है। जेन ऑस्टन के जब उपन्यास छपे तो वो मैं मुख्य पृष्ठ पर छपता था, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थैंगल एबी, एमा, बाय ए लेडी, नाम नहीं छपता था, बाय ए लेडी। और जब थोड़ी प्रसिद्धि हासिल हो गई तो बाद में छपता था बाय द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस तरह छपता था। और जॉर्ज एलियट, एमिली ब्रॉन्टी का भी, और जॉर्ज एलियट तो पुरुष का नाम है। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते अंतिम दशकों में भी स्त्री को, अविवाहित स्त्री को, वहां पर ये छूट नहीं थी या उसका साहस नहीं होता था कि वो अपने नाम से उपन्यास छपाए, इसलिए जॉर्ज एलियट नाम रखा गया। तो एक से एक महान, जॉर्ज एलियट का जो महानतम उपन्यास है मिडलमार्च, अरे वो पढ़ने लायक। वर्जीनिया वुल्फ ने उसके बारे में कहा कि ये उपन्यास ग्रोन अप पीपल के लिए लिखा गया है। मतलब जो लोग, जो परिपक्व से अधिक परिपक्व जिनकी मानसिकता है, उनके लिए लिखा गया है। और उसमें क्या खास बात है, उसमें एक बहुत ही आदर्शवादी युवती है और उसकी शादी वो खुद करती है। वहां तो सब लोग अपने आप शादी करते हैं ना, तो उनकी पत्नियों की तुलना हमारी पत्नियों से आसानी से नहीं होगी। या जैसे शेक्सपियर का जो प्रसंग है, वैसे भी यहाँ पे शादी होती होगी तो रकम में होती होगी। या सबसे पहला काम जो होता है, लड़के को मार दो या भगा दो और कुछ और कर दो लड़की के साथ, उसके नाम पे आंच ना आए, ये सब होता है ना। वहां शुरू से ही होता रहा है। जॉर्ज एलियट ने जो उपन्यास लिखा, इसकी जो नायिका है, युवती है, आदर्शवादी है, और उसको देखते हैं एक वृद्ध, लगभग वृद्ध विद्वान, उनकी ओर आकर्षित होती है और उनसे शादी होती है। और फिर उसको पता चलता है कि ये जो आकर्षण होता है विद्वत्ता के प्रति, विद्वानों के प्रति, वो विवाह में क्या क्या बाधाएं बना सकता है। बहुत ही सचमुच पढ़ने लायक उपन्यास है। और एक और उसमें परिपत्नी है, उनके बारे में तो अलग तरह की बाधाएं आती। वो दोनों एक ही उम्र के हैं, तब भी उनमें इतनी बाधाएं आती हैं। खैर, तो ये तो रही लेखिकाएं जिनके पति नहीं थे। जॉर्ज एलियट के एक सहचर थे, फिलोसोफर थे, दोनों में मानसिक संवेदना उनकी एक प्रकार की थी, बैठ के बातें करते थे और लोगों को बुलाते थे अपने घर। इतना गोपनीय भी नहीं था, लेकिन शादी नहीं थी। मेरे ख्याल में मैं सोच रहा था कि आदर्श पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हुए वो कौन थे अंग्रेजी साहित्य में। और मेरे ध्यान में आया रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, दोनों कवि थे और
20वीं शताब्दी के बड़े कवियों में दोनों का स्थान है। तो ऐसा बहुत कम होता है, वहां भी कम होता है। मैं दो का उल्लेख और करूंगा अंग्रेजी के। एक वर्जीनिया वुल्फ, उनकी ख्याति अलग ही है, स्त्रीवादी लेखिका चिंतक के रूप में उनकी ख्याति बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक और नाम लिया, उनकी एक पुस्तक है, सभी जानते हैं, A Room of One's Own, स्त्रीवादी विमर्श की पहली पुस्तक, लगभग पहली पुस्तक साहित्यिक अर्थ में। मेरे वोल्सक्राफ्ट वगैरह हैं पहले की। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि आजकल की जो लेखिकाएं हैं उनकी समकालीन, ये 1920 के दशक की पुस्तक है, उन्होंने कहा उनको चाहिए कि एफ्रा बेन नाम की लेखिका की मदार पर जाएं और वहां फूल चढ़ाएं। एफ्रा बेन कौन थी? वो जेन ऑस्टन के भी पहले की थी, और वो पहली महिला थी जो स्वतंत्र रूप से, जिन्होंने पुस्तकों की कमाई से जीवन यापन किया। तो उसका नाम, उनका नाम एफ्रा बेन प्रचलित करने में वर्जीनिया वुल्फ का बड़ा योगदान है। वर्जीनिया वुल्फ शायद पहली महिला है अंग्रेजी साहित्य में जो अपने पति से अधिक प्रसिद्ध है। अधिकतर क्या होता है कि दोनों, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ख्याति रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही अधिक है। उनके पति थे लेनर्ड वुल्फ, 1912 में उनकी शादी हुई। उसके पहले लेनर्ड वुल्फ 7 साल सिलोन में थे, श्रीलंका में। जैसे हमारे यहाँ ICS होते थे, उस तरह ग्राउंड से वहां पर उसमें थे वो भी उपन्यासकार थे। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे लेनर्ड वुल्फ ने, एक कहानी संग्रह लिखा, एक उनका उपन्यास तो बहुत ही बढ़िया है, द विलेज इन द जंगल नाम से, बहुत सुंदर उपन्यास है। तो वो जब इनके पति हो गए, ये भी लिख रही थी उपन्यास, तो उन्होंने एक काम किया। पहले तो उन्होंने खुद लिखना छोड़ दिया। ऐसा आप पत्नियों के बारे में सुनेंगे, पत्नी भी लिखती थी, शादी होने के बाद वो रुक गई। पत्नी भी एक्टिंग करती थी, लेकिन शादी हो गई एक्टर से, तो पत्नी ने काम करना छोड़ दिया। यहाँ इसका उल्टा हुआ, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ जिंदगी में 4 बार इतनी बीमार पड़ी मानसिक रूप से कि उनको पागल करार दिया गया, और उसी प्रकार उनका इलाज हुआ। तो लेनर्ड वुल्फ ने कहा कि हम और कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, हम इनको पूरा संरक्षण देंगे कि ये बार बार ऐसे प्रसंग ना आए इनके जीवन में। जितना हम इनको बचा सकेंगे उतना बचाएंगे। ये उनके जीवन का उन्होंने मुख्य ध्येय बना दिया। वो लेबर पार्टी के बड़े भारी कार्यकर्ता थे, चिंतक थे, लेबर पार्टी के पॉलिसी बनाते थे वहां की लेबर पार्टी के। सिल्विया प्लाथ का नाम और लेता हूँ, वो तो स्त्रीवादी लेखिकाओं में हमारा ख्याल है वर्जीनिया वुल्फ से भी बीच में ज्यादा अग्रगण्य हो जाती हैं। इन दोनों में एक समानता थी कि दोनों ने आत्महत्या की, वर्जीनिया वुल्फ ने भी। अब आत्महत्या के कारण अगर लेखिका कर रही है तो तुरंत लगता है कि उसके जीवन में, उसके गार्हस्थ्य जीवन में शायद कुछ ऐसा दबाव रहा होगा, कुछ ऐसी चिंताएं रही होंगी, मुश्किल रही होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ ने जब वो सुसाइड करने, उन्होंने नदी में, बगल में नदी है, उसमें डूब कर उन्होंने आत्महत्या की। वहां जब गई तो एक चिट्ठी छोड़ गई लेनर्ड के नाम, अपने पति के नाम, और उस छोटी सी चिट्ठी, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा, No 2 persons have ever been so happy together as you and me. ये लिख के गई। सिल्विया प्लाथ ने जो आत्महत्या की, उसमें अधिकतर विद्वानों का मत है कि उनके बचपन से कई समस्याएं उनकी मानसिक चलती रही। पति का ऐसा नहीं था, पति भी कवि थे, टेड ह्यूज बड़े कवि थे। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा, इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से शुरू करके कंपेनियनेट मैरिज नाम की चीज होती है। दाम्पत्य ऐसा कि उसमें साहचर्य भी उतना ही, हर एक प्रकार की समानता हो, सहमति हो पति और पत्नी में। वहां भी शुरू से नहीं था। 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसा, लॉरेंस स्टोन की बहुत इतिहासकार, बहुत अच्छी पुस्तक है इस विषय में। तो हमारे यहाँ भी अब धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे क्या काफी कुछ हो रहा है। आज का जो समाज है और इसमें जिन पत्नियों के बारे में लिखा गया है, मतलब बिल्कुल समसामयिक है, लेकिन शुरू होता है पहले से, बहुत अंतर आ गया है इस बीच में।
प्रेमचंद का नाम लिया गया। मैं आता हूँ हिंदी के बारे में 5 मिनट कुछ कहूंगा, फिर समाप्त करता हूँ। तुलसीदास जी के बारे में रत्नावली का जो प्रसंग है, इसी से पुस्तक शुरू होती है। ये अगर निराला कविता ने लिखते तुलसीदास, तो उसके पहले ये लोकमानस में तो था, कहीं न कहीं अवश्य था, लेकिन ऐसी रत्नावली की ख्याति न होती। रत्नावली थी कि नहीं थी, तुलसीदास तो थे। और हमारे मन को कितनी शांति मिलती है, कितना संतोष मिलता है ये जान के कि रत्नावली थी और उन्होंने तुलसीदास को राम भक्त की ओर प्रेरित किया और कहा कि मुझको छोड़कर मेरी जैसी आशा कि तुम राम में स्थापित करो। ये पत्नी अगर ऐसा कह रही है तो उसके त्याग का उदाहरण है, या आजकल का जो हमारा वातावरण है मानसिक और बौद्धिक, उसमें कुछ और चीज आ रही है। तो क्या कर रही है रत्नावली? उसको पता नहीं कि उसका सुख कहाँ है, किस बात में है, वो भी चली जाए, ऐसा क्या? और मांग के खइबो मसीत को सोचो, कम से कम खाना तो बनाती है इनके लिए। जीवन एक दूसरे प्रकार का होता है। रत्नावली थी कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे जो प्रमाण मिलता है आंतरिक प्रमाण, वो तुलसीदास के बिल्कुल रामचरितमानस के अंत में एक दोहा आता है जिसका अर्थ कोई खोल नहीं सकता, बिल्कुल अंत में आता है। शायद अंतिम दोहा है, शायद अंतिम से एक छोड़ के है। कामी ही नारी प्रियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तेहि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास कहते हैं कि राम मुझे किस प्रकार प्रिय लगे, और क्या उपमाएं देते हैं। कामी पुरुष को जैसे नारी प्रिय लगती है और लोभी को जैसे पैसा प्रिय लगता है। ये कहाँ की उपमाएं बाबा दे रहे हैं रामचरितमानस के अंत में। ये एक परोक्ष प्रमाण मिलता है कि शायद रत्नावली थी। हमारे मित्र मैनेजर पांडे अभी थोड़े ही दिन पहले चले गए, वो बहुत बढ़िया बातें करते थे, ठीक से हटकर बिल्कुल। वो बोले लोग कहते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोच तो वो उनकी माँ के बारे में। बोले कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल वाहियात बात है। जैसे रत्नावली के बारे में मैंने कहा ना कि उनकी माँ के बारे में किसको पता। बोले माँ का नाम हुलसी कैसे था? क्या तुलसीदास के पैदा होने के पहले ही उनको पता था कि वो हुलसेंगी एक दिन? तो मैनेजर पांडे बहुत बढ़िया बातें कहते थे उस प्रकार की। उसी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। प्रेमचंद की पत्नी की चर्चा हुई, वो यहाँ शिवरानी देवी जी उपस्थित हैं। ये चर्चा नहीं हुई कि शिवरानी जी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी। मैंने तो प्रेमचंद की जीवनी का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अमृत राय के जो कलम का सिपाही है, पहली पत्नी से प्रेमचंद की बिल्कुल नहीं पटी। उनके बारे में कहा गया कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ, क्या मतलब विकलांग जैसी हैं। वो मतलब सीधे चल नहीं पाती हैं। उनके बारे में ये भी कहा गया कि बीच-बीच में उनको पता नहीं किस प्रकार की प्रक्षिप्त अवस्था दौरे आते हैं। ये सब उनके बारे में कहा गया। और परिणाम क्या हुआ कि 2-3 साल बाद या 4 साल बाद प्रेमचंद तो उनके घर वाले गए, उनको वहां मायके छोड़ाए। अब उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। जहां तक शिवरानी देवी जी की बात है, मैं देख रहा था इस पुस्तक में कितनी पत्नियां हैं जिनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, जिनको जानने का। और सबसे पहला जो है वो शिवरानी जी हैं। 1964 में मेरा पहली बार इलाहाबाद में रहता था, छात्र था मैं। मैं अमृत राय और पूरे परिवार पर एक मैंने लेख लिखा। अमृत राय की जब जन्म शताब्दी हुई 2 साल पहले, और देखिए प्रयाग जी मित्र हैं, बहुपठित हैं, तो इन्होंने पढ़ा है। आप भी पढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है। अमृत राय पर और प्रेमचंद परिवार पर मैंने लेख लिखा है। साक्षात जो मेरा परिचय था उनसे, उसके आधार पर। शिवरानी जी बड़ी दबंग महिला थी, और शिवरानी जी के बाद प्रेमचंद के जीवन में भी एक तरह का उन्होंने एक दिशा निर्धारित की इनके लिए। उनकी देखभाल इतनी अच्छी की, अधिक काम करने से रोका, देर तक लिखते नहीं रहिए, सो जाइए,
वगैरह इस तरह की चिंता की, और शायद प्रेमचंद इससे अधिक लिख पाए इस सब देखभाल से। लेकिन उनकी जो पुस्तक है प्रेमचंद घर में, अद्भुत पुस्तक है, और उसमें अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें प्रेमचंद चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं। हर एक पति को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन शिवरानी जी के सामने निश्चित ही प्रेमचंद इस प्रकार के पति हो गए और सबका भला हुआ। तो मैं थोड़ा शो ऑफ और कर देता हूँ कि शिवरानी जी के अलावा शिवरानी जी, श्रीपत जी का एक मकान था बनारस में, उसमें कोई रहता नहीं था। 1967-68, हाँ, प्रयाग जी ने एक पुस्तक संपादित की थी, कल्पना का काशिया। तो जब मैं बनारस गया 6 महीने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने, तो मैंने उसका उल्लेख किया था, उस घर का वही रहा मैं। वहां जाड़े में 3 महीने के लिए शिवरानी जी आती थी। हम श्रीपत राय को इलाहाबाद में छोड़कर, अमृत राय को इलाहाबाद में छोड़कर अकेले नहीं गया। वहाँ धूप आती थी ना, धूप आती थी 3 महीना। सबका मन होता है। तो ऊपर वाली मंजिल में रहती थी, हम तो पहली मंजिल में, उतर नहीं, उसके फर्स्ट फ्लोर वहां रहते थे, वो ऊपर रहती थी, और कोई आता जाता नहीं था, बस अकेले रहती थी 3 महीने साल में। तो शिवरानी जी हरदम पान खाए रहती थी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पान जो है उसकी लीक बनी रहती थी, और ऐसी थी कि श्रीपत और अमृत भी उनसे जल्दी जल्दी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, कुछ बहुत आवश्यक है तभी कहते थे। शाही जी की पत्नी विजय देव नारायण शाही, हम जब इलाहाबाद में पढ़ते थे, शाही साहब पढ़ाते थे हमको अंग्रेजी विभाग में, तो हमने उनकी पत्नी भी पढ़ाती थी उसी विभाग में, कंचन लता शाही। तो मैंने उन दिनों, अब बच्चे तो छात्र लोग जो हैं उद्दंड होते ही हैं, तो ये मान के आप सुने कि मैंने इन दोनों का नाम जब पता चला तो मैंने एक कविता रची 2 पंक्तियों की। विजय देव नारायण शाही, बिल्कुल चौपाई बन जाती है नाम, विजय देव नारायण शाही, जिनके कंचन लता भी आई। तो ये छात्रों में और अध्यापकों को पता चली, लेकिन शाही साहब के सामने मेरी कहने की हिम्मत नहीं। रांगे राघव, सुलोचना राघव, मैं सुलोचना जी से मिला नहीं। रांगे राघव को पता था कि 40 वर्ष की उम्र के आसपास वो चले जाएंगे, तो शेक्सपियर का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये सब तुम करो, अब मैं और बड़े काम करने जा रहा हूँ। और बड़ा काम क्या था? उन्होंने पत्नी को इस तरह दे दिया शेक्सपियर का अनुवाद, कहा अब मैं अपना विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूँ। गोपी कृष्ण गोपेश्वरी इलाहाबाद के थे, उनके घर में गया, उनका बेटा जो था बड़ा प्रभात नहीं रहा, मेरा सहपाठी था, पूर्ण नारायण जी, प्रयाग शुक्ल भी मेरा इसी इलाके में आते हैं। ज्योति जी को मैं कब से जानता रहा हूँ, जब इलाहाबाद से दिल्ली आया लगभग तब से। गिरधर राठी, चंद्र किरण, दोनों मेरे एमए इंग्लिश में सहपाठी थे, दोनों इलाहाबाद। तो थोड़ा बहुत तो ये सब देखा हुआ भी है, परंपरा है बहुत ही उनका नाम लेने की, उनका स्मरण करने की। 2 पत्नियां हैं जो कोई भी श्रेणी जो बनाई जाएगी कवि पत्नियों की या पत्नियों, उनसे अलग छिटक के गिरेंगी। एक है कपिला बादशाह, कपिला जी और अंग्रेज जी की रामबिलाई जोड़ी जो थी। कपिला जी की जब जीवनी छपकर आई तो उन्होंने मुझसे भी कहा पुस्तक विमोचन में बोलने को, कहीं दूसरे हॉल में, तो IIC में ही। तो मैंने यही कहा कि देखिए बिल्कुल रामबिलाई जोड़ी थी, और एक बार जब विच्छेद हो गया तो दोनों ने इतने मर्यादा से निभाया उसे, कभी किसी ने दूसरे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अब शब्द तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन कपिला जी की अपनी अलग जो ख्याति थी। अभी मुझे पता चला कि संजना पत्रिका का अगला विशेषांक कपिला जी पर आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर प्रयास है। लोकार्पण किया था ना, हाँ, उस पत्रिका का प्रयाग तो संपादक रहे हैं उसके। और दूसरे हैं गगन। मैं सविता जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, यही साक्षात
बगल में बैठी हैं, लेकिन गगन को गगन से मेरा परिचय अलग से, निर्मल से अलग से, पहले से। मैंने गगन जी को कैसे देखा, वो टीवी पर एक साहित्यिक कार्यक्रम आता था ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, उसमें वो कविता पढ़ रही है और कविता अटक के रह गई मेरे मन में। मैंने कहा ये कौन है? ऐसा असर पड़ता है कभी कभी एक कविता का। कपिला जी से मेरी बात है, जान पहचान यहाँ तो केवल ऐसा नहीं है कि कवियों की पत्नियों या लेखकों की पत्नियों पर वो लेखकों की पत्नी है इसी दृष्टिकोण से चर्चा हो। उनमें से पाया जाएगा, अभी देखिए भारतेंदु की जो प्रेमिका थी मल्लिका, उनका संग्रह आया है उनके लेखन का, वसुधा डालमिया ने संपादित किया है, अभी आया है। तो तीन प्रकार की श्रेणियां बनी हुई इनमें, और हर एक श्रेणी में पाया जाएगा कि जो पत्नी है उसका अगर अलग ही कार्य क्षेत्र हो, लेखन न भी हो, तब भी कितना महत्व है उसका जीवन में, हर एक का, उनमें से हर एक का, और इस पर अलग से बल देने की आवश्यकता है। और ये जो साहचर्य है दाम्पत्य का, कंपेनियनेट मैरिज का, मैं क्या कहूँ, अंत में थोड़ी आत्मश्लाघा, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी इंग्लैंड से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी है, मेरी पत्नी की भी इंग्लैंड से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी है, और हम दोनों साथ साथ गए दोनों बार वहाँ, और मेरी पीएचडी तो कभी नहीं हुई अगर मेरी पत्नी का इतना सहयोग न होता। और सच्ची बात है, कही देनी चाहिए, मेरी पत्नी की पीएचडी तो शुरू भी नहीं हुई अगर मैं अब एथनिक अवकाश लेकर उनके साथ गया ना होता, क्योंकि तब तक हमारे 2 छोटे बच्चे थे, उनको कौन देखता। तो मुझे लगा जब तक अवकाश मिले तो मिले, ना मिले तो मैं इस्तीफा दे दूं, बाद में फिर नौकरी मिलेगी, ऐसा थोड़ा है। तो मैं भी गया, बेलना और फुलाना सीखा। मैंने कहा कि अरे भाई, भारत की 50% जनता आराम से रोटी बेलती और फुलाती है, तो मुझमें क्या कमी है? भाई सभी घरों में होता ही है। और हाई लेवल ग्रिल था वहां पे, जो कुकिंग था, उस पे रोटी जब फूलती थी तो क्या आनंद आता था, आंख के ठीक सा। खैर, अब मैं समाप्त करता हूँ। पता नहीं किस विषय पर मैं कितना बोला, लेकिन आपको ये पता चल गया होगा कि पत्नियों की जो श्रेणी है और इसको जो आगे लाया जा रहा है, लेखकों की तो एक विशेष श्रेणी हो गई, औरों की भी। हिंदी के कितने लेखकों ने अपनी पत्नियों से जो कम पढ़ी थी उनको कहाँ तक पढ़ा कर लाए, स्वयं भारत भूषण अग्रवाल और अनेक। धर्मवीर भारती, मैं आज वही पढ़ रहा था, मैं इलाहाबाद के परिमल के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ आजकल। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि जब उन्होंने पहली पत्नी से विच्छेद किया इलाहाबाद, तो पूरा का पूरा परिमल जो उनके चारों ओर गिर्द घूमता था, उनके विरोधी हो गए। क्या आपने ये क्या किया? और बहुत तनाव रहा सब में, बहुत दिनों तक। खैर, अनेक प्रसंग हैं, समय से कहीं अधिक मैं बोल गया। मेरी जगह जो आने वाले थे वो बहुत कम बोलते, लेकिन अब उनका चांस तो गया। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर आपका। दाम्पत्य में साहचर्य भी हो, कम से कम ये पंक्तियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक हमको याद रहेंगी। इस संग्रह के बारे में जैसा विमल जी ने बताया कि ये उन पत्नियों के बारे में खास तौर पर है जिनका कोई सार्वजनिक जीवन उस तरह का नहीं रहा, उनके बारे में इसमें जोर दिया गया है। अब मेरा आग्रह हमारी मुख्य अतिथि जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र जी से है कि वो अपना वक्तव्य दें। साहित्य प्रेमियों की इस संगोष्ठी और आज के इस आयोजन में सर्वप्रथम तो मुझे बड़े ही संकोच का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि साहित्य अनुरागी, जैसा कि शिल्पी जी ने कहा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साहित्य सृजनकर्ताओं की पंक्ति में मैं बैठूं, यह मुझे निश्चित ही संकोच की स्थिति में ला रहा है। साहित्य की शुरुआत और उसके प्रति जो अनुराग का अनुभव मैंने सर्वप्रथम किया,
वो अपने पिताजी के सहयोगियों में, जिनमें रामधारी सिंह दिनकर, द्विज, फणीश्वरनाथ रेणु और ये बहुत सारे साहित्यकार हमारे पिताजी के ड्राइंग रूम में आया करते थे। और हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे और वो जो और किताबों में, वो समय ऐसा नहीं था जब हमारा एक्सपोजर होता था और टीवी में सबसे मिलना होता था, वैसे भी मिलना होता था, तो किताबों में छपा हुआ नाम और बिल्कुल व्यक्तिशः हमारे सामने है, वो एक बिल्कुल रोमांच का अनुभव कराता था। तो सर्वप्रथम मेरी जो स्मृति है साहित्य के प्रति जो लगाव पैदा हुआ, श्री रामधारी सिंह दिनकर आए तो मैं एकदम दौड़ करके, शायद मैं पता नहीं 13-14 साल की तो शायद रही होंगी, तो मैं दौड़ कर गई कि आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए, क्योंकि ऑटोग्राफ ही उस समय बड़ा वो हुआ करता था। तो जो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने पूछा कौन से क्लास में पढ़ती हो, तो शायद मैं 7th या 8th में पढ़ती थी, तो मैंने बताया होगा। तो मुझे मतलब अचंभा हुआ कि उसी समय उन्होंने लिखा कि क्या पढ़ना है आगे, साइंस की आर्ट्स। तो हमने सोचा अभी बिल्कुल तय नहीं किया है। तो उस समय बिना पता, या तो उन्होंने पहले या उसी समय उन्होंने जो रचना कर दी और 4 पंक्तियां लिखी। पढ़ना हो साहित्य अगर तो पढ़ो ग्रंथ प्राचीन, पढ़ना हो विज्ञान अगर तो पोथी पढ़ो नवीन। वो आज भी मेरे स्मृति में इस तरह से जमी हुई है। उसके बाद जो साहित्य के प्रति जो प्रेम, वो बिना ये महसूस किए हुए कि मुझे साहित्य से लगाव है, मैंने खूब से जितने लेखक हैं हिंदी के, हालांकि अब जैसा कि वो था संस्कृत में पढ़ाई शुरू हुई और एडमिशन हो गया एक अंग्रेजी स्कूल जिसको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ा दूरी बनने लगी। तो बिना ये महसूस किए हुए कि मुझे साहित्य के प्रति लगाव है, मैंने शायद अगे जी और यशपाल की झूठा सच, और शुरुआत तो हुई थी वो प्रेमचंद की गोदान से, लेकिन उसके बाद मैंने सारे साहित्यकारों का गद्य उपन्यास पढ़ा। थोड़ी सी मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करूंगी कि मैंने कविता नहीं पढ़ी, और कविता से मुझे उस समय तो ये बहुत, जब परिपक्वता आई तब कविता सुनने में लगाव होने लगा, या कविता किसी ने गा के सुनाया। लेकिन कविता पढ़ना मुझे बहुत बोझ सा लगता था, और मैं थोड़ा मजाक भी उड़ाती थी उस समय। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी तो तब समझ में आया वो साहित्य जो है वो मुझे पढ़ने में बिना ये महसूस किए कि मुझे अच्छा लग रहा है। वो रात रात में गुनाहों का देवता पढ़ के रोते भी थे। शायद हमारी उम्र के लोगों शायद खूब रोई होंगी, लड़कियां तो खूब रोई होंगी। उस समय हम लोग भावुक भी ज्यादा हुआ करते थे। आजकल के बच्चों को, आजकल की लड़कियों को देखो तो मैं विषय से थोड़ा सा हटके अपना, मैं एक सच पूछे तो मैं एक जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि भाई तुम इस गोष्ठी में आप कैसे आए, आप क्या खामखा है। तो मुझे सचमुच में यही लगा कि मैं आज की इस गोष्ठी में खामखा के तौर पे जा रही हूँ। और लेकिन सबसे पहला जो रीजन था और कारण था आने का, जहाँ पटना का नाम हो, जहाँ बिहार का नाम हो, और बिहार से जुड़े हुए ऐसे नाम जिनको मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा, उसके बारे में आज बात होगी। और उससे भी बढ़कर एक लीक से हटकर श्री विमल कुमार जी ने ये सोच जो समझा कि पत्नियां, जिनको हम लोगों ने उस समय ये पढ़ते थे या सुनते थे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड सक्सेसफुल मैन, तो उस चीज को उन्होंने आज ये बिल्कुल उकेरा है और उनके बारे में उन्होंने सोचा है। ये एक बहुत बड़ी लीक से हटकर सोच है, और ये बिल्कुल ही क्या मैं कहूँ, ताली बजाऊं कि उनकी पीठ ठोकूं कि उन्होंने कैसे
इतनी गहराई से सोचा कि उनके बारे में भी लिखने की जरूरत है और वाकई में लिखने की जरूरत है। और पत्नियों का अनुराग, चाहे वो लेखक की पत्नी हो या और किसी व्यवसाय या प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो, उनकी पत्नियों का समर्पण तो हमने अपनी आंखों से देखा। और मेरी माँ का नाम तो मैं इसमें मेरे पिताजी का नाम सतीश चंद्र मिश्र और पिताजी का सुशीला देवी, तो मुझे लगता था कि ये तो बिल्कुल मेल फॉर इजादर है। और वो समर्पण, लेकिन उस समर्पण में हमने ये भी महसूस किया कि उस समर्पण में कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति हमारे प्रेडिसेसर जनरेशन में रही है। और बहुत सारे पत्नियों को हमने बहुत तकलीफ भी झेलते हुए देखा। और मुझे क्षमा करेंगे साहित्यकारों के विषय में भी, जहां मैं देखती हूँ उन्होंने दूसरी पत्नी रख ली तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ी टीस उठती है और कहीं आक्रोश होता है। मैं बहुत आदर से नहीं सोच पाती, लेकिन थोड़ा सा मैं क्षमा कर देती हूँ उस चीज को कि वो समय का असर था कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते थे। तो पत्नियों के विषय में जो मैं जैसा मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि मैं साहित्यकारों की श्रेणी में सृजनकर्ता के रूप में अगर मैं बैठ करके कुछ कहूँ तो मेरी ओर से धृष्टता है। वो मैं नहीं मानती कि मुझे कोई हक बनता है, इसीलिए मैं जब आई तब भी मैंने कहा मैं यहीं नीचे बैठूंगी। क्योंकि अगर, और दूसरी बात है, जब मैं जिस व्यवसाय से आती हूँ, लीगल प्रोफेशन से, वहां से टू द पॉइंट बोलने की एक बेहद बीमारी होती है। टू द पॉइंट, और एक्स्ट्रा तो कुछ बोलना ही नहीं है, एक्स्ट्रा बोलने से बात रुकने लगती है। तो मैं तो सच पूछिए तो यहाँ सुनने आई हूँ, बोलने नहीं आई हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आया कि लेखकों की पत्नियां जो नेपथ्य में है उनके बारे में किसी ने सोचा, विमल कुमार जी ने सोचा और उसको किताब के रूप में हमारे सामने पुस्तक के रूप में वो लेकर आया है। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने ऐसी, और मुझे लीग से हटकर अगर कोई कुछ काम होता है तो मैं बहुत आकर्षित होती हूँ। शायद वही लीग से हटकर काम करने की या जाने की प्रवृत्ति से मैं वकालत के व्यवसाय में आई, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते थे नहीं मेडिकल में जाओ, तो जब मैं आर्ट्स में आ गई तो नहीं टीचिंग प्रोफेशन में जाओ। हालांकि मुझे बहुत आदर था, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ये तो सब कर ही रहे हैं, तो मुझे लीग से हटकर कुछ करना है। तो मैं जब पटना लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था तो मात्र उसमें तीन चार लड़कियों में जो तीसरी थी उसका एडमिशन तो मैंने इसलिए करा दिया कि भाई वहाँ कोई भी नहीं होगा और मैं अकेली लड़की होगी तो मुझे बड़ा अटपटा लगेगा। तो ये चार लड़कियों की भीड़ में या चार लड़कियों के एकांत में मैंने लॉ की पढ़ाई की। तो और लेखकों की पत्नियों के साथ साथ ऐसी पत्नियों के बारे में भी मुझे लगता है कि शायद कभी किसी को लिखना चाहिए कि ये जो दो नाव की सवारी वो करती हैं आजकल की पत्नियां, या हमारे टाइम से ही शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर लीग से हटकर कुछ करने की प्रवृत्ति एक ललक थी। नहीं, मुझे अब वो नहीं करना है जो हमारे माँ दादी ने किया। तो डोमेस्टिक साइंस पढ़ने, हालांकि बड़ा तो हम लोग कहते थे नहीं डोमेस्टिक साइंस पढ़ के तो बिल्कुल वो कैबेज हो जाएंगे, इसलिए कि डोमेस्टिक साइंस नहीं पढ़ा। तो हमें लगता है कि कितने दबाव से लेखकों की पत्नियों ने तो बिल्कुल अपनी आहुति दे दी, चाहे वो लेखकों की पत्नियां उस जमाने की कोई भी पत्नी, उन लोगों ने तो बिल्कुल अपने पतियों में समाहित कर दिया अपने अस्तित्व को। लेकिन उसके बाद का जो जनरेशन, जिसको मैं अपने आप को बफर जनरेशन मानती हूँ, वो कितने दबाव में जी गई। एक तरफ लीग से और उस दायरे से हटकर आना, और फिर परिवार का दायित्व और परिवार और प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट, इन सब में कैसे वो बैलेंस बना के चले, ये तो मेरे लिए लगता है कि ये आप लोगों की लेखनी इसे उकेर सकती है। मैं तो जजमेंट में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। अभी कई बार इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि मतलब वर्किंग वुमेन को या जो है उनको कैसे लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए, ऐसी पत्नियों को। हम कहते हैं भाई ये नुस्खा तो मुझे भी सारी जिंदगी निकल गई, आपको कुछ
कोई एक शोर शॉर्ट कैप्सूल मिले तो मुझे बताइएगा, मैं बांट दूंगी सबको, क्योंकि ये हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने अनुभव हैं कि वो कैसे दोनों में बैलेंस बना के चले। तो मैं पुराने जो लेखकों की पत्नियों के अंदर क्या रहा होगा, वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में वो आशापूर्णा देवी जो बंगला की लेखिका रही है, उन्होंने कई उपन्यास में अपने दर्द को उकेरा है कि किस तरह से बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फैमिली से आकर शादी के बाद लिखने की जो उनकी जो वो थी वो उन्होंने पूरा किया। तो एक उस समय का दर्द और आज का दर्द। अब आज तो साहित्य के प्रति मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको और बढ़ाने की और प्रोत्साहित करने की और एक नए जनरेशन में लगाव पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको लोग एक सिर्फ टीवी सीरियल देख लिया या मूवीज देख लिया। अभी तो मुझे लगता है कि शायद फिक्शन पढ़ने में भी लोगों को, हालांकि मैं नहीं कह सकती कि मेरा ये आकलन सही है कि नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लगाव और जितने आतुरता से हम लोग उसको पढ़ते थे और एंजॉय भी करते थे, आनंद उठाते थे। अब पत्रिकाएं भी कितनी, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो नवनीत, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्म, उन सबों से ही हमारा लेखकों के, स्वनामधन्य लेखकों से परिचय होता था। और अगर उनको कभी मंच पर देख लिया तब तो लगता था कि धन्य हो गए। पर अब वो, पता हो सकता मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ या तो उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है या अपने को माहौल बनाना। ये मुझे जिस दिन नवनीत बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी का भी वो स्तर, जो जिस समय शायद अवस्थी, राजद अवस्थी थे उनके संपादक, वो एक लगता है जैसे एरा ही वो खत्म हो गया। तो हम लिख पाए चाहे ना लिख पाए, लेकिन साहित्य के प्रति अनुराग अगर हमारा होगा तो हम उनके आगे क्या परोसते हैं ये हमें भी सोचना होगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच में ये सारी में आड़ी तिरछी बातें, मुझे लग रहा था कि मैं क्या, और सच पूछी तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो एक अतिथि, विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ नहीं आई। मैंने सोचा मैं बैठूंगी, सबको सुनूंगी तो क्या दिक्कत है, उनको सुनेंगे। अब बिल्कुल ही वो लॉ की दुनिया से, जहाँ स्थूल कड़ाके की धरती से एक मुलायम सा फुहार मिलेगा अगर उसमें, तो चलो बहुत सालों साल बाद मैं इस तरह के माहौल में, इस तरह के वातावरण में आया हूँ। मुझे बहुत सारा धन्यवाद विमल जी को देती हूँ। उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि मैं भी एक कोई उपयुक्त एक मॉलिक्यूल हो सकती हूँ इस आयोजन में। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मेरा बहुत सारा प्रणाम, खूब सारी शुभकामना, सारे सभी बहुत आपका बहुत बहुत आभार मैम। अब अध्यक्षीय भाषण का वक्त है, लेकिन इसके पहले मैं मंच पर आसीन वरिष्ठों से आग्रह करूंगी कि जो पत्रिका है स्त्रीलेखा, उसका भी विमोचन करें। ये दूसरा अंक है जो वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग जी पर केंद्रित है। मैं आपके अनुभव के सहारे बैठा हूँ, खड़ा हूँ। फिर से आप सबको स्त्रीलेखा का पहला अंक, दूसरा मतलब स्त्रीलेखा लिखा ही था।
प्रयाग जी की पत्नी ज्योति कौर आहलूवालिया के ऊपर भी इस किताब में एक लेख है। हालांकि इसके पहले, चूंकि मैं प्रयाग जी से फेसबुक पर जुड़ी हुई हूँ, ज्योति जी के बारे में कई सारी बातें, उनकी पुरानी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ लगातार। पिछले वर्ष जब उनका देहांत हुआ था बीमारी के बाद, उस वक्त भी मैं लगातार उनके पोस्ट देखती रहती थी। ज़्यादा उस लेख के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। बस इतना कि सबसे पहले उनकी मुलाकात हॉस्टल में हुई, जहां ज्योति जी भी रहती थी अपनी बड़ी बहन के साथ और प्रयाग जी की बहन वहां पढ़ती थी। तो उन्होंने शायद एक शाम, काफ़ी देर हो गई, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई अंदर उनकी बहन के पास संदेशवाहक बनकर जाए और उनको सूचना दे दे कि वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको ज्योति जी दिखी, तो संदेशवाहक बनने के साथ साथ उनके जीवन की संवाहक भी वो बन गई। प्रयाग जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण हम सबके सामने दें। बताइएगा आवाज ठीक आ रही है? हिंदी में अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए माना जाता है कोई टोकेगा नहीं, पर मैं अपने को स्वयं टोक लेता हूँ कि 10 मिनट कुछ कहो, 10 तो क्या ज़्यादा 15 कर लूँगा उसको। बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्ञान सुधा मिश्रा जी, सविता जी, हरीश जी हमारे पुराने मित्र, और उनके साथ बैठा हूँ और आप सब लोगों के बीच हूँ। और आज साहित्यकारों की पत्नियाँ का लोकार्पण हुआ, उसमें शामिल हुआ। फिर सुख के बीच शिल्पी जो संचालन भी कर रही हैं और उनकी पुस्तक कम आते हैं कि आप बहुत प्रसन्न हो जाए। एक शाम में इतना कुछ हो जाए। जब मैं हरीश जी को सुना और सभी को सुना, ज्ञान सुधा जी को सुना, सविता जी ने कुछ बातें कही, शिल्पी को भी जिसे सुनते रहे, और अभी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में जिस तरह से बहुत संक्षेप में कुछ बातें कही। दरअसल इतना ज़्यादा ये विषय खुल चुका है और हरीश जी ने उसको इतना खोल दिया है कि मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया बैठे बैठे। एक बात तो यही ध्यान में आई, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों का सभी कलाओं से संपर्क रहा है। ये भी ध्यान में आया कि लेखक ही क्यों, आप बड़े बड़े संगीतकारों की पत्नियों के बारे में नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते कई बार। तो मतलब कुमार जी की बात छोड़ दिए, क्योंकि स्वयं गायिका थी उनकी पत्नी और लोग जानते थे। तो चित्रकला की दुनिया में भी आप देखें तो यही है, हम सबको नहीं जानते, नए पुरानों में से बहुत कम जानते हैं कि वो हमारे देश में एक पत्नी जरूर हुई एक बड़े लेखक की, और बहुत बड़े लेखक की, जिनके बारे में बहुत कुछ जाना गया, लिखा गया, मृणालिनी देवी, रविन्द्रनाथ की पत्नी। और सच पूछिए तो एक तरह से बंगला में ये बाकी जगह भी ऐसा मुझे लगता है कई बार कि उन पर लिखे जाने के बाद से ये कुछ ज़्यादा ध्यान में आने लगा कि लिखा जाना चाहिए, जानने की इच्छा रहती है। पत्नियों पर तो मैं समझता हूँ लिखने का एक बड़ा अर्थ ये भी है कि उसके बहाने आप एक लेखक के घर में प्रवेश कर जाते हो, जिसके बारे में बहुत उत्सुकता रहती जानने की, हम सबको रहती। बड़े से बड़े लेखकों के बारे में रहा करती थी। हेनरी ट्रॉयट की किताब पढ़ने से पहले टॉल्स्टॉय की जो जीवनी उन्होंने लिखी है, और भी कई लोगों की लिखी है उन्होंने, तुर्गेनेव की भी लिखी है, तो मैं जानता था टॉल्स्टॉय की पत्नी के बारे में, कुछ बहुत छपता भी रहा है, पर इस तरह नहीं जानता था। तो क्या देश क्या विदेश, जिसके जिक्र कर चुके हैं हरीश जी, ऐसी चीज़ रही है। तो बहुत सुंदर शुरुआत हुई, और मुझे तो ये लगता है कि इसमें तो हिंदी लेखकों की पत्नियों पर है। एक दिन वो भी आएगा जब भारतीय भाषाओं के लेखकों की पत्नियों पर भी स्त्री लेखा में या कि स्त्री दर्पण में चर्चा होगी, और बहुत ज़रूरी है। हम नहीं जानते, बड़े मैं स्वयं देखिए अपने आई फील ब्लेस्ड कि इतने
मैं नाउ एम 82, तो 82 वर्ष, और जिसमें 60 वर्ष आप मान लें कि साहित्य की दुनिया में आए हुए, तो ये भाग्य की बात है कि सभी से मिलता रहा हूँ। और उसके कारण भी रहे हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहा 12 साल, रंग प्रसंग पत्रिका निकाली, फिर संगना में रहा, हमारे त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया में तो रहा ही 27 साल। और अपना निजी जीवन लिखना पढ़ना तो बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है। इसलिए फिर से बधाई देता हूँ। और ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने कहा इनके लिए कि हम ताली भी बजाएं या पीठ भी ठोके, क्या करें? मैं कहता हूँ हम सब करें, ताली भी बजा रहे हैं, पीठ भी ठोक रहे हैं, और विमल जी को बार बार बधाई देते रहेंगे। और यही कारण है इनका। देखिए, ये जानते हैं इस बात को कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, पर मैं ये कहते हैं और हम चल पड़ते हैं कि भाई चलना है स्त्री दर्पण के लिए। स्त्री दर्पण पर थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। मैं बराबर स्त्री दर्पण को या किसी भी दर्पण को, लेकिन स्त्री दर्पण को विशेष रूप से इस रूप में देखता हूँ कि वो स्त्री पुरुष दर्पण है। और वो बन गया स्त्री पुरुष दर्पण जब आपने लेखकों की पत्नियों पर लिखने और लिखवाने की बात सोची, तो वो स्त्री पुरुष दर्पण है। और मैं चाहता हूँ कि इसका ये रूप बना रहे, नहीं तो बहुत एकांगी सा हो जाएगा। और ये उसमें पुरुष की छाया, पुरुष की परछाई उसी तरह बनी रहनी चाहिए जैसे कि कोई स्त्री दर्पण में अपने को देख रही होती है और उसका पति आकर पीछे से झांकता है कि आपकी कितनी सुंदर कविता है। स्त्री देख रही है, हाँ, उसी की याद आ गई, संवर रही है, सच हाँ, देख संवर रही रही है। है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर। तो बड़ी सुंदर शाम है ये, बहुत सुंदर बातें हैं। संभल के बोल रहे हैं। नहीं संभल कर तो क्या बताऊं। देखिए, यहाँ बैठा हूँ तो अब जैसा कि हरीश जी को तमाम चीज़ें याद आ रही थी, मुझे भी याद आ रही, क्योंकि ज्योति जी के न रहने पर जो स्मृति सभा हमने की थी वो यहीं की थी। और अभी साल नहीं हुआ, तो इतना लंबा समय हम अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। यहाँ विनोद जी भी बैठे हुए हैं, हमारे पुराने मित्र, इनकी पत्नी देवप्रिया, उनको भी देखा है, और भारती जी की चर्चा हुई। तो कुछ को जानते रहे हैं निकट से, प्रायः कई लोग जानते रहे अपने लेखक मित्रों की पत्नियों के बारे में। लेकिन वो एक ऐसा संसार भी मैं कहना चाहता हूँ, उसके इतने शेड्स हैं। जैसे निर्देश निधि जी ने ज्योति जी पर जो लिखा, बहुत सुंदर लिखा है। बहुत सारी बातें तो हम ही लोगों से पूछी, या मेरी बहन चंद्रकिरण पर है, तो राठी जी से भी उस दिन बात हो रही थी हाल में ही, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, ये बात कहने लायक लगती है कि दोनों के बारे में, ज्योति जी के बारे में भी मैं कह सकता हूँ, और किरण के बारे में भी बड़ा स्वाभिमान भी रहता है। वो लेखक की पत्नी के रूप में नहीं जाना चाहती कि वो मेरी उसकी आभा में मैं जीऊँ। ज्योति जी को कभी पसंद नहीं था। उनको ये ज़रूर पसंद था कि हम यात्राएं करें साथ, जो हमने बहुत की हैं देश दुनिया की, हम साथ रहें वहाँ मेरे साथ जब वो हों तो अब उनकी उपस्थिति अपनी हो। और मुझको बहुत अप्रिशिएट करता रहा बराबर कि वो उसी तरह सामान्य ढंग से बात करें, चाहें तो जैसे कि होता ही पत्नियों में, और डांट भी दें। और अपनी पत्नी के बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ कि कई लोगों को बड़ा अचरज होता था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता था हम दोनों के साथ देख करके। एक बार जयपुर में एक कलाकार मित्र की पत्नी ने, उनका नाम सीमा है, सुनीत गिल्डियाल की पत्नी है, मुझे अकेला देखकर उन्होंने कहा कि आप अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं कुछ समझा नहीं। थोड़ी देर वाकई समझा कि क्या आज मैं ठीक ठाक कपड़े नहीं पहने हूँ, क्या बात है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो बोली कि ज्योति जी नहीं आई इस बार आपके साथ। फिर हम लोगों की नोक झोंक, तो मैं ये कहने से नहीं चूकता था और उसको याद करके बहुत आनंद आता है। मैं कहता था कि हम लोग असल में तीसरी कक्षा के आगे नहीं बढ़े कि हमारी पेंसिल क्यों ले ली, यहाँ क्यों बैठ गए। वो मामला था। तो बहुत, और लेखक जो है
मैं अपने लिए तो कह ही सकता हूँ कि हमारे विवाहित जीवन के करीब 54 वर्ष वो ऐसे बीते हैं, और उसी नाते कह सकता हूँ कि श्रेष्ठ इतने कि पूरी तरह कभी आएंगे नहीं। आप लाख लिख लो, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में लिख लीजिए, नहीं आते सारे श्रेष्ठ। एक चीज़ और याद आई कि जो शायद इस हो सकता है कि उस कारण भी ये सोचा गया हो स्त्री दर्पण में, स्वामीनाथन जी की मैंने जीवनी लिखी है। मैं भवानी जी को उतना ही जानता था जितना स्वामीनाथन को, और ये तो बहुत लोग जानते हैं कि बिना भवानी जी के स्वामीनाथन शायद नहीं हो सकते थे। स्वामी खुद स्वीकार करते थे, उनको तूती कहते थे। तो नहीं उसमें आ पाया इतना जितना मैं शायद चाह सकता या सोच रहा हूँ। कैसे हुआ कि आप एक बड़े व्यक्ति की जीवनी लिख रहे हो और आप उसको पर्सनली जानते हो। फिर मैं सोचने लगा कल परसों कि शायद एक बड़ा कारण ये है कि उन तमाम शेयर्स को मैं नहीं जानता जो पति पत्नी के बीच घटित होते हैं, या कि बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता। हमको तो यही पता है कि भवानी जी हम पहुंच गए हैं, वो खुश हो गई हैं, हमको डोसा खिला रही हैं, इडली खिला रही हैं, और हमको कॉफ़ी पीने के लिए कह रही हैं, या हमारे बच्चे साथ में हैं तो उनको बड़े प्यार से उनको भी खिला पिला रही हैं। ऐसी यादें हैं। और कभी कभी ये याद है कि भाई स्वामी ने बहुत, अगर उनको ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो टोकने का कि बस चलो तुम नहीं, मैं जा रही हूँ इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी काम हुआ है कहने को, बोलने को। तो जैसा हरीश जी कह रहे थे और हम उनको बहुत देर तक सुनना चाहते थे, पर समय की अपनी सीमा होती है। मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए और शाम का साक्षी होने के कारण अपने को बधाई देते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये होगा क्योंकि सविता जी जुड़ी हैं, विमल जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। रीता रामदास जी, अभी देखिए सहयोगी, उनका नाम भी ले लूँ। अभी बम्बई गया था, कोई 15 महीना पहले की बात होगी, तो मुझे मालूम हुआ कि उनका एक संग्रह, उनके कहानी संग्रह का लोकार्पण होने वाला है। तो हमारे मित्र हुबनाथ पांडे जी ने को थोड़ा सा जानता था, उन्होंने कहा कि अरे आप शहर में आ रहे हो तो फिर आप इसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँचा और बहुत अच्छा लगा। मेरी भतीजी भी थी सुजाता, जो पत्रकार है। तो कितनी चीज़ें याद आने लगती हैं ऐसे किसी प्रसंग में। आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब ऑनलाइन संगोष्ठियों में भागीदारी करती थी तभी लगता था कि प्रयाग जी को सुनते जाओ तो ऐसा लगता है आसपास का मौसम बदल रहा है। इतनी मधुरता होती है उनकी बातों में कि मन नहीं भरता, वक्त भले ही बीतता चला जाए। बहुत बहुत आभार सर आपका। और कार्यक्रम के आखिर में मैं आग्रह करूंगी संजय नारायण जी से कि वो आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। राकेश रंजन जी आएंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी लोग आए, और आदरणीय आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रजा फाउंडेशन और स्त्री दर्पण का बहुत बहुत आभार। केवल जी का बहुत ही आभार। मुझे एक चीज़ जरूर कहनी, बस 1 मिनट, जो कहना चाहिए था पर कई बार श्री पूजन सहाय जी और उनकी पत्नी दोनों पर भी मुझे कुछ कहना चाहिए था। श्री पूजन सहाय जी को तो हम बहुत मानते ही रहे हैं। मेरे मित्र अशोक सिकसरिया, उनके साथ बैठता था तो श्री पूजन सहाय जी चले ही आते थे। उनकी प्रूफ रीडिंग, उनका कामकाज दूसरा दक्ष ही हो गया। धन्यवाद। जी, पत्रकार रखेंगे।